Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So finally आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी हमने कर लिया है कंप्लीट विद ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल डिस्कशन, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कंप्लीट कर चुके हैं हम आपके चैप्टर नंबर 4 के। सो अब बारी आती है चैप्टर को रिवाइज करने की। आज के हमारे इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर 4 का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं, यानी कि वन शॉट में सारे टॉपिक्स को करेंगे रिवाइज। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या चीजें पढ़ी थी और बहुत ही शॉर्ट में सभी टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने डिटेल डिस्कशन किया था हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का, तब हमने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ढेर सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा था। तो अब बस शॉर्ट में एक बार चैप्टर को रिवाइज करना है ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएं। ओके, सो अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ये जो पूरा चैप्टर है ये रूरल सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रूरल सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस हुए हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ये सारा कुछ हमने डिटेल में यहाँ पर समझा। सबसे पहले हमने देखा इंडियन सोसाइटी अब प्राइमरीली रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी की बात करें, स्पेशली हमारी जो बुक है वो किस एक चीज पर बेस्ड है, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से चेंजेस हुए, किस तरह से डेवलपमेंट हुए इंडियन सोसाइटी में। रूरल सोसाइटी एक तरीके से हम कहें कि इंडियन सोसाइटी का सोल है। ठीक है, उसको अगर समझना है, उसके चेंज एंड डेवलपमेंट को समझना है, तो सबसे पहले रूरल सोसाइटी को समझना होगा। सो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी विथ अ प्राइमरीली रूरल सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को पहले हम समझेंगे। देन अग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया, किस तरह का अग्रेरियन स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उसके ऊपर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एट प्रेजेंट डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम पहले से बात करें, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से या इंडिपेंडेंस टाइम से ही अगर हम लें, सो एटलीस्ट 70% से ज्यादा पीपल जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। सो एग्रीकल्चर का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यहाँ पर कास्ट और क्लास किस तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल या डोमिनेशन में है। देन द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स हुए, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उसके क्या सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसकी वजह से किस तरह से चेंज एंड डेवलपमेंट आया रूरल सोसाइटी में। अभी तक जो यहाँ तक हम 3 टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे वो क्या है कि रूरल सोसाइटी कैसी होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, वहां पर अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन से। देन ट्रांसफॉर्मेशंस इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड सर्कुलेशन ऑफ लेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूरल सोसाइटी में चेंजेस किस तरह से आए, कैसे वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंजेस भी और डेवलपमेंट भी। लेबर का सर्कुलेशन, यहाँ पर माइग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। देन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। सो ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एंड आपका अग्रेरियन स्ट्रक्चर, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, सो ये तीनों टॉपिक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए थे, कब हुए थे, ये सारा कुछ डिटेल में हमको समझना है। ऐसा नहीं है कि अब जो बाकी टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर से, तो आपको इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। लास्ट में क्या पढ़ोगे कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन और रूरल सोसाइटी, इन तीनों के बीच में कनेक्शन कैसे है, और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये जो पॉलिसी थी एलपीजी की, इसके थ्रू किस तरह से रूरल सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। क्लियर है? सो ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, सो योर फर्स्ट इज इंडियन सोसाइटी या प्राइमरीली रूरल सोसाइटी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी पहले से ही एक रूरल सोसाइटी रही है, हालांकि अर्बनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करता जा रहा है। पहले का जो एक डेटा था, सारी चीजों का एग्जांपल्स, डेटा सब कुछ रिकॉल करते हुए पढ़ेंगे। सो जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग से 70 या फिर मैं कहूं 75% इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी। ठीक है, 25% जो है वो अदर एक्टिविटीज में वर्क कर रहे थे। ये स्पेसिफिकली ये जो पॉपुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में। धीरे धीरे ये जो प्रपोर्शन है ये आ चुका है आपके 67% पर, अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें। सो एंड 33% जो है वो अदर एक्टिविटीज में वर्क कर रहे हैं या फिर अर्बनाइजेशन, मतलब वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। ये आज भी रूरल एरियाज में है, रूरल एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व्ड हैं। सो यानी मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है।
मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पीपल लिव इन रूरल एरिया 69% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये चीजें याद रखो, ये जो पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं कि 69% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, नोट करते चलना है। जो मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने आपसे कहा, आपने सुन लिया और आपने सोचा हाँ मुझे याद हो गया सारा कुछ, आप उसी चीज को 10 मिनट बाद रिकॉल करेंगे तो आपको सारी चीजें याद नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप उसको लिख के रख लेंगे, कहीं पर नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, तो आपको चीजें याद रहेंगी 10 मिनट बाद भी और 10 घंटे बाद भी। ठीक है, सो इसीलिए नोट्स जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ उन्हें आप बनाइए। हाईलाइट्स जो मैं यहाँ पर करती हूँ वो आपको करना है। जो चीजें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वो आपको भी साथ साथ में लिखते चलना है, तभी चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे और एग्जाम्स में भी अच्छे से याद रहेगा। देन दे मेक देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। कौन? ये 69% पीपल जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज या ऑक्यूपेशंस में ही इंगेज्ड हैं। देन दिस मीन्स दैट एग्रीकल्चरल लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर ग्रेटर मेनी इंडियंस, फॉर अ ग्रेट मेनी इंडियंस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मिल जाता है वो ये है कि लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर इंडियंस। देन लैंड इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। और इतना ही नहीं, ये जो लैंड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है। रूरल सोसाइटी को हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, सारे पॉइंट्स को मैं आपको नोट करवा देती हूँ, आप मेरे साथ में नोट करिएगा, ठीक है। सो रूरल सोसाइटी में रूरल सोसाइटी एग्रीकल्चर लैंड इज दी लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स। और ये हम कहां पर बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं रूरल सोसाइटी के अंदर, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर रूरल सोसाइटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है दैट इज योर लैंड, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी नोट कर लिया। देन अब ये तो हमने पढ़ लिया कि लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है, साथ ही साथ लैंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है। बट land is not just a means of production, nor just a form of property, nor is agriculture just a form of livelihood, it is also a way of life. अब जो हम एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं कि लैंड जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है और फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ लैंड को हम एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर लैंड को हम एज अ प्रॉपर्टी या सिर्फ एज अ फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड नहीं देख रहे हैं, बल्कि फॉर रूरल सोसाइटी दिस एग्रीकल्चरल लैंड इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन many of our cultural practices and patterns can be traced to our agrarian backgrounds। अब ये जो हमने समझा कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए वे ऑफ लाइफ भी है। सो यहाँ पर जो हमारी कल्चर है, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, इन सभी को हम एग्रीरियन बैकग्राउंड से ट्रेस बैक कर सकते हैं। यानी जो हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज ऑल्सो आवर वे ऑफ लाइफ, सो सिर्फ वो कहने के लिए नहीं है कि एग्रीकल्चर क्योंकि हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है इसीलिए इट इज अ वे ऑफ लाइफ, बट हमारे मतलब एक तरीके से हमारे एंसेस्टर्स हों, हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हों, हमारे अपने पैटर्न्स हों, हमारी वे ऑफ लाइफ है, बहुत सारी चीजें इस अग्रेरियन बैकग्राउंड से ही निकल के आई हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिवल्स इन डिफरेंट रीजन, जैसे कि पोंगल तमिलनाडु में, बिहू आसम में, बैसाखी पंजाब में, उगादी कर्नाटका में, और ऐसे ही ढेर सारे फेस्टिवल्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो न्यू ईयर मनाया जाता है तो आसम में जैसे बिहू कहा जाता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आपका मेन हार्वेस्ट सीजन आता है तो न्यू एग्रीकल्चरल सीजन स्टार्ट हुआ, मतलब कि हमारे लिए न्यू ईयर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो इसीलिए एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं। एंड अगर हम बात करें एग्रीकल्चर और कल्चर की, सो देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर। देन
The nature and practice of agriculture varies greatly across the different regions of the country. These variations are reflected in the different regional cultures. Agriculture is the single most important source of livelihood for the majority of rural population. अब एग्रीकल्चर और कल्चर की बात करें तो दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज कनेक्शन है. हमारे जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया. ठीक है, अब ये डिफरेंट रीजन्स में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है वो वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ के पीपल के अकॉर्डिंग होता है. वहाँ का जो प्रोड्यूस होगा वो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है. सो एग्रीकल्चर और कल्चर बहुत ही क्लोज कनेक्शन में है, बहुत ही क्लोजली टाइड अप हैं. और ये जो वेरिएशंस हैं कि यहाँ पर जो है डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, और बाकी अदर रीजन्स में ये रीजनल वेरिएशंस जो है, मतलब ये रीजनल कल्चर्स की वजह से. जैसे हमने देखा था जब हमने कल्चर पढ़ा था, कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, और ये सारी कल्चरल डाइवर्सिटी एक साथ में रहती है. बट क्योंकि डिफरेंसेस हैं तो जिसकी वजह से हमको जो है रीजनल कल्चर्स, मतलब डिफरेंट रीजनल कल्चर्स की वजह से एग्रीकल्चर में भी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं. हाउएवर एग्रीकल्चर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का फॉर द मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन. बट द रूरल इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर. मेनी एक्टिविटीज दैट सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड विलेज लाइफ आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल इन रूरल इंडिया. अब जैसे कि हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि रूरल सोसाइटी है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, लेकिन रूरल इज नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर. रूरल सोसाइटी को जब स्टडी करोगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती है, किसानी, सिर्फ इतना ही नहीं होता. जो भी रूरल बैकग्राउंड से आप में से बिलोंग करते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो इस एग्रीकल्चर को, इस विलेज लाइफ को सपोर्ट करती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था कि विलेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो पहले एस्टैब्लिश होती थी. पेपर इंडस्ट्रीज हैं, बीड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब फैक्ट्रीज ये जो वर्क कर रही हैं, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज रूरल पीपल के लाइफ के ऊपर ही बेस्ड होती हैं. कारपेंटर्स का वर्क हो गया, पेंटिंग का वर्क है, आपके दिए बनाने वाले हैं. सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रूरल इंडिया में चल रही होती हैं और ये एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करती हैं. सो एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट, रूरल लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर, उसमें और भी अदर एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से इस रूरल सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो बना हुआ होता है. क्लियर है? आए ये भी समझ में. देन नेक्स्ट इज योर रूरल लाइफ. अब रूरल लाइफ होती कैसी है? सो रूरल लाइफ ऑल्सो सपोर्टेड मेनी अदर स्पेशलिस्ट एंड क्राफ्ट पर्संस एज स्टोरी टेलर्स हैं, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्रीस्ट हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ऑयल प्रेसर्स हैं. डाइवर्सिटी जो है ऑक्यूपेशन की वो हमको देखने को मिलती है. जो कास्ट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, कास्ट सिस्टम रूरल लाइफ में बहुत ही डीपली उसकी रूट्स हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं. कास्ट सिस्टम को हम अर्बन लाइफ से तो भी थोड़ा बहुत जो है हटा सकते हैं या फिर हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट रूरल सोसाइटी में आप कास्ट सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते. कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड है. जैसे जब हमने ये सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर पढ़ा था रूरल सोसाइटी में क्लास 11th में, तब हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल सोसाइटी में. सोशल ऑर्डर वहाँ का इस कास्ट सिस्टम की वजह से ही बना है. सो ये कास्ट सिस्टम का रिफ्लेक्शन हमको रूरल सोसाइटी में ऑक्यूपेशंस के अंदर देखने को मिलता है. जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ऑक्यूपेशंस की, उतना ही ज़्यादा कास्ट सिस्टम आपको रूरल सोसाइटी में देखने को मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है which in most regions included specialist and service caste such as dry cleaners, potters हैं, gold smiths हैं, oil pressers हैं, water distributors हैं. इन सभी के फॉर्म में आपको यहाँ diversity of occupations देखने को मिलेगी और ये diversity of occupation जो है caste system को reflect करती है. However, some of these traditional occupations have declined. So ये एक चीज़ यहाँ कही जा रही है कि एग्रीकल्चर है अपनी जगह, वो तो हमें पता ही है, बट एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं. और जैसा कि एक कास्ट सिस्टम होता है, जहाँ जैसे अगर हम चतुर्वर्ण सिस्टम की बात करें, सो जो लोअर स्टेटा में है इस कास्ट सिस्टम के, उनके लिए उनकी ऑक्यूपेशंस डिफाइंड है. सो वैसे ही यहाँ पर जो भी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो कि लोअर स्टेटा के अंदर कंसिडर की जाती हैं, वो सभी लोअर हायरार्की में जो पीपल हैं, सोशल हायरार्की में, कास्ट हायरार्की में जो लोअर स्टेटा पर हैं, वही पीपल उन काम को कर रहे हैं. सो ये बहुत अच्छे से कास्ट सिस्टम को भी एक्सप्लेन करती है. कौन? रूरल लाइफ. लेकिन टाइम के साथ में ये जो ऑक्यूपेशंस वगैरह हैं ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई हैं. क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ
But increasing interconnections of the rural and urban economies have led to many diverse occupations. Many people living in rural areas are employed in or have livelihoods based on rural non-farm activities. अब ये एक चीज कही जा रही है कि जैसे जैसे रूरल लाइफ तो ग्रो कर ही रही है, रूरल लाइफ ग्रो कर रही है जैसे जैसे अर्बन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अर्बन लाइफ बढ़ रही है तो रूरल लाइफ भी बढ़ रही है, दोनों साथ में एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और ये ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ऐसी और भी ढेर सारी ऑक्यूपेशंस हैं जहां पर पीपल जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हैं। For instance, there are rural residents employed in government services such as postal and educational departments, factory workers or in the army who earn their living through non-agricultural activities। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो कि रूरल रेसिडेंट हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं या फिर आर्मी में सर्व जो है कर रहे हैं। इस तरह से जो आपकी अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि एग्रीकल्चरल लाइफ कैसी होती है। अब इन शॉर्ट अगर इन सारी चीज़ों को हम छोड़ दें तो हमने रूरल लाइफ तो हम सभी ने देखी है, हम सभी कहीं ना कहीं, मतलब अगर आप प्रॉपरली किसी रूरल बैकग्राउंड से नहीं भी आते हैं तो भी आपने रूरल एरियाज को देखा होगा, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल हिंदी में कहें तो गाँव देहात कैसे होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल पीपल हैं, बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं। ठीक है, उनके लिए सोसाइटी, मतलब जो समाज है, जिस समाज को हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और वहाँ पर जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? सो प्राइमरी रिलेशनशिप्स होती हैं। कास्ट सिस्टम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी के साथ में जो पीपल हैं वो मोस्टली, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में है, और इसके बाद में कुछ पॉपुलेशन है जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी वर्क कर रही है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही काम नहीं कर रहे हैं, और भी ढेर सारी ऑक्यूपेशंस हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की आपकी रूरल लाइफ होती है, कुछ इस तरह की आपकी रूरल सोसाइटी होती है। और एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टी और इट्स अबाउट लैंड और एनीथिंग, बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? देन जो आपके नेक्स्ट पार्ट है इसी चैप्टर का, दैट इज योर एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। अब हम एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर को समझेंगे और कास्ट और क्लास ये दोनों क्या रोल प्ले कर रही हैं रूरल इंडिया में, इसको हम देखने वाले हैं। सो agricultural land is the single most important resource and form of property in rural society, but it is not equally distributed among people living in a particular village or a region, nor does everyone have access to land. In fact, the distribution of land holdings in most regions is highly unequal among households. अब क्या एक चीज कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, पहली चीज तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी भी है, बट ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर किसी के पास में लैंड को लेके एक्सेस नहीं है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग्स की वो बहुत ही अनइक्वल है अमंग जो हाउस होल्ड्स हैं उनके बीच में। यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जैसे सपोज ये कोई एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ पर इतना लैंड है, यहाँ पर इतने सारे पीपल रहते हैं, इन सभी के बीच में ये एग्रीकल्चरल लैंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी के पास में बहुत सारा लैंड है, किसी के पास में बिल्कुल भी लैंड नहीं है। यानी कि आप एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर के अंदर किसी चीज को स्टडी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स को। क्लियर है? देन in most regions of India, women are usually excluded from ownership of land because of the prevailing patrilineal kinship system and mode of inheritance. So agricultural structure के अंदर आपको distribution of land holdings बताई जा रही है कि जैसा आपने भी देखा होगा, कुछ लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी खेती किसानी के लिए जमीन है, ठीक है, लैंड है। कुछ लोग हैं जिनके पास में कुछ भी लैंड नहीं है। कुछ हैं जिनके पास में शायद 25 एकड़ 50 एकड़ लैंड होगी, और कुछ हैं जिनके पास में एक आध एकड़ है, और किसी के पास में है ही नहीं। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग्स का, ये बड़ा ही अनइक्वल है, ठीक है, जो कि इनइक्वालिटी शो करता है रूरल सोसाइटी के अंदर। अब सिर्फ ये तो हम इन जनरल बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली अगर जेंडर बेसिस पर देखें, सो क्योंकि पेट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम रूरल सोसाइटी में प्रिवेल करता है, जहां पर वुमेन्स को यूजुअली ओनरशिप ऑफ लैंड से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज मेरी प्रॉपर्टी है, सो वो मेरे सन को ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है, फिर मेरे सन के बाद में वो उसके अपने बेटे को ट्रांसफर करेगा। सो इस तरह से वुमेन का कोई से नहीं है ओनरशिप ऑफ लैंड के अंदर, और जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी मेल
के पास में ही है, मेल डोमिनेशन देखने को मिल रहा है कहां पर, रूरल सोसाइटी के अंदर। बाय लॉ वुमेन आर सपोज टू हैव एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। अब बाय लॉ ये बहुत टाइम बाद हुआ कि वुमेन को भी इक्वल शेयर होना चाहिए फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, बट जनरली देखा ये गया है कि ये सारी चीजें ऑन पेपर्स होती हैं। इन रियलिटी दे ओनली हैव लिमिटेड राइट्स एंड सम एक्सेस टू लैंड ओनली एज अ पार्ट ऑफ अ हाउस होल्ड हेडेड बाय मेन। इसमें हमने ढेर सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा था कि कैसे जो वुमेन के पास में अगर लैंड होता भी है, ठीक है, वो ओनर है भी किसी लैंड की, सो वो जस्ट ऑन पेपर्स है, उसको सारा मैनेजमेंट, उसका सारा वर्क जो है वो मेल ही कर रहे होते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो उस लैंड को अपने नाम ही करवा लेते हैं। सो ऐसे ढेर सारे टेक्टिक्स के थ्रू किस तरह से लैंड ओनरशिप में कितना ज्यादा घपला होता है और सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ the term agrarian structure is often used to refer to the structure or distribution of land holdings. Because agricultural land is the most important productive resource in rural areas, access to land shapes the rural class structure. Access to land largely determines what role one plays in the process of agricultural production. अब जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये agrarian structure में हम distribution of land holdings को देख रहे हैं। Agricultural land बहुत important है, और आपके पास में कितना लैंड है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें रूरल क्लास स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं कि रूरल सोसाइटी में या रूरल स्ट्रक्चर में आप किस क्लास पे हो, आपका क्या स्टेटस है, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। और क्यों लैंड पर ये सारी चीजें बेस्ड होती हैं, क्योंकि लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स, ठीक है। इसी के साथ में एक्सेस टू लैंड लार्जली डिटरमाइंस व्हाट रोल वन प्लेज इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आपके पास में लैंड है या नहीं है ये भी डिटरमाइन करता है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में आपका रोल क्या होने वाला है। सो इसीलिए जो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ये आपकी कास्ट, आपकी क्लास रूरल इंडिया में डिटरमाइन करता है, इन सारी चीजों को शेप करता है। क्लियर है, यहां तक भी आया समझ में। देन अब किस तरह से ये जो लैंड होल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं या फिर हम अग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैंड होल्डिंग्स का। सो फर्स्ट इज योर medium and large landowners. They are usually able to earn sufficient or even large incomes from cultivation. Although this depends on agricultural prices which can fluctuate greatly as well as other factors such as the monsoon. अब जो मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास में बहुत सारी लैंड होती है, ठीक है, ये जो है सफिशिएंट अर्न करते हैं या लार्ज इनकम अर्न करते हैं कल्टीवेशन से। डिपेंड करता है कि किस तरह का कल्टीवेशन हुआ है, किस तरह का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस क्या है मार्केट में, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स हैं उनकी कितनी इनकम होने वाली है। सो जो हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, तो ये लैंड होल्डिंग्स जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किसी के पास में बहुत सारी लैंड है, किसी के पास में बहुत कम लैंड है। अब जिनके पास में बहुत ज्यादा लैंड है वो बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, जस्ट इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्राइसेस। But agricultural laborers are more often than not paid below the statutory minimum wage and earn very little. वहीं दूसरी तरफ जो agricultural laborers हैं, जो किसी और की लैंड पे वर्क कर रहे हैं, जिनका अपना कोई लैंड नहीं है, वो बहुत ही कम अर्न कर रहे होते हैं। उनकी जो अर्निंग होती है, जो इनकम होती है, वो बहुत ही कम होती है। Their incomes are low, their employment is insecure. Most agricultural laborers are daily wage workers. इनकी जो इनकम्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी इनसिक्योर होता है, and most of them are working as daily wage workers and do not have work for many days of the year and this is known as underemployment. So जो हम एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं कि जिसके पास में बहुत सारा लैंड है वो बहुत सारी अर्निंग कर रहा है, वहीं जो एग्रीकल्चरल लेबर है जिसके पास में लैंड नहीं है वो कहीं और काम कर रहा है जिसके लिए उसको बहुत कम वेजेस मिल रहे हैं, शायद वो डेली वेज वर्कर की तरह काम कर रहा है। और डेली वेज वर्कर की तरह काम कर रहा है जिसकी वजह से उसके पास में साल के बहुत दिनों तक काम नहीं होता है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे एंड इस एग्जांपल को भी दोगे। देन सिमिलरली tenants, cultivators who lease their land from landowners have lower incomes than owner cultivators because they have to pay a substantial rent to the landowner, often as much as 50 to 75% of the income from the crop. अब देखो
ये है आपका लैंड ओनर, इसने बी पर्सन को लैंड दे दिया है लीज पे, ठीक है। तो बी कौन हो गया, बी हो गया आपका टेनेंट, ठीक है। ए लैंड ओनर है, उसने बी को लैंड दे दिया, सो बी हो गया टेनेंट। और अब ये जो बी है ये इस एग्रीकल्चरल लैंड पर प्रोड्यूस करेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा उसका सब्सटेंशियल रेंट जो भी है, जो कि 50 to 75% वरी करता है, उसे उसको बैक करना है लैंड ओनर को। अब जस्ट सपोज उसने यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन किया उसमें से उसको 10K टोटल जो है अर्निंग होती है, टोटल 10K। अब इस 10K में से अराउंड 50% या फिर अगर हम कहें ये जो रेंट है ये 60% है, तो उसको अराउंड 6K किसको देना है, लैंड ओनर को। फिर उसके बाद में जो भी वर्कर्स उसके यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उसको उन्हें भी जो है वेजेस देने हैं, सैलरी पे करनी है, जो कि मान लीजिए उसने किया 3K, ठीक है। इतना उसने वेजेस सैलरी वगैरह सब कुछ दे दिया। सो टेनेंट के पास में क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1000, ठीक है। यानी उसने पूरा मैनेजमेंट किया, उसने सारा कुछ किया, बट अर्निंग उसकी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1000। और ज्यादा, सबसे ज्यादा अर्निंग किसकी है, इस लैंड ओनर की। सो ऐसे ही जो टेनेंट्स होते हैं उनकी और कम इनकम होती है ओनर कल्टीवेटर्स से। ओनर कल्टीवेटर की इनकम जो है यहाँ पर वो ज्यादा हो जाती है। ओनर कल्टीवेटर इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि ए ने बी को लैंड लीज कर दी, अब जैसे सपोज वो लीज नहीं करता है और ए ही है वही कल्टीवेशन कर रहा है, सो ए को यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे सपोज ए अगर कल्टीवेट कर रहा है तो 10K में से उसको सिर्फ और सिर्फ 3K डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी पूरा 7000 जो है वो उसके पास में आने वाला है। क्लियर है, आए ये भी समझ में। देन कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। अब अभी तक हमने एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स देखी, हमने इसमें 3 चीजों को डिस्कस किया, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर या अग्रेरियन स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। अब ये जो लैंड होल्डिंग्स हैं ये किसी के पास में बहुत ज्यादा है, सो हम लिख देते हैं यहाँ पर वेरी मच, ठीक है। किसी के पास में बहुत कम है तो लिख दिया लिटिल, किसी के पास में बिल्कुल भी नहीं है, नो लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। और कोई टेनेंट है जिसने लैंड को लीज पे लिया हुआ है। अब अगर इन दोनों को एक ही साथ में करते हैं, जिसके पास में बहुत ज्यादा लैंड है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, जिसके पास में बहुत कम है उसे कम प्रॉफिट होगा। जिसके पास में कोई लैंड होल्डिंग्स नहीं है वो वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जो टेनेंट है उसके पास में जो भी एट लास्ट बचता है ओनर कल्टीवेटर को, मतलब जो ओनर है उसको देने के बाद में वो टेनेंट का अमाउंट होगा। और ये जो हमको इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है, ये क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग्स का वो बड़ा ही अनइक्वल है। कैसा है, अनइक्वल। क्लियर है, आए ये भी कॉन्सेप्ट समझ में। अब इसी में हम पढ़ने वाले हैं कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। हमने देखा था कि जो रूरल सोसाइटी है वहां पर क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास कब मेंटेन होती है, जब हम लैंड होल्डिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उस लैंड में आपका क्या रोल है, ठीक है, यानी कि आपके पास में कितना लैंड है, आप कितना लैंड ओन करते हो नहीं करते हो, ये आपकी क्लास बनाती है कहां पर, रूरल इंडिया में। सो अब हम इसको देखने वाले हैं। नाउ agrarian society therefore can be understood in terms of its class structure. In rural areas there is a complex relationship between caste and class. अब ये एक चीज यहां पर कही जा रही है। देखो कास्ट क्या है, कास्ट एक चीज की, जैसे सपोज अगर हम मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि कास्ट में मतलब हो गया, क्या आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो, क्या आप मिडिल कास्ट से बिलोंग करते हो, क्या आप किसी सब कास्ट से बिलोंग करते हो, क्या आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है, आपकी जाति क्या है, ये होगी कास्ट। क्लास क्या होगी, आपके पास में कितनी लैंड होल्डिंग है या आप कितना लैंड ओन करते हो, कम करते हो, ज्यादा करते हो, थोड़ा मतलब ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, मीडियम है, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई लैंड नहीं है, आप टेनेंट हो। अब इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है रूरल इंडिया में, ठीक है। कैसी रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है रूरल इंडिया में इन दोनों के बीच में। अब ये समझ में आया कास्ट और क्लास, अब यहां से ही आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो
This relationship is not always straightforward. We might expect that the higher caste have more land and higher incomes. अब जनरली क्या एक चीज बिलीव की जाती है रूरल इंडिया में, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ कास्ट है, यहाँ क्लास है, ये एक बिलीफ चलता है कि जो अपर कास्ट का है उसके पास में बहुत सारा लैंड है या फिर सफिशिएंट लैंड, ठीक है। जो अपर कास्ट का है उसके पास में बहुत सारा लैंड है, जो लोअर कास्ट का है उसके पास में कोई लैंड नहीं होना चाहिए। ये एक बिलीव चलता है कि जो लोअर कास्ट है उसके पास में किसी तरह का कोई ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये अजम्पशन चलता है। इन मेनी एरियाज दिस इज ब्रॉडली ट्रू बट नॉट एग्जैक्टली, पर सभी एरियाज में इन जनरल ये सही है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो सभी एरियाज में ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि जो अपर कास्ट का है उसके पास में बहुत लैंड है और जो लोअर कास्ट का है उसके पास में कोई लैंड नहीं है और ना ही होना चाहिए। इन ईच रीजन देयर आर यूजुअली जस्ट 1 or 2 मेजर लैंड ओनिंग कास्ट हु आर ऑल्सो न्यूमेरिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट कास्ट का। तो सबसे पहले वो जो ये एक चीज कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा जो अपर कास्ट के हों उनके पास में ही बहुत सारा लैंड हो, ये चीज हर रीजन में सही नहीं होती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अपर कास्ट के पीपल हैं, ब्राह्मण्स हैं, अपर कास्ट में स्पेशली ब्राह्मण्स को कंसिडर किया जाता है कहाँ पर, बुकिश लैंग्वेज में। ऐसा मैं नहीं बोल रही, नहीं तो अभी आप लोग कमेंट्स में शुरू हो जाओगे कि मैडम जो है अपर कास्ट के पीपल को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी अपर कास्ट में है जनरली रूरल इंडिया में उन्हें ब्राह्मण्स की कैटेगरी में रखा जाता है या फिर मान लेते हैं क्षत्रिय, ठीक है, ये अपर कास्ट के हैं। अब ये माना जाता है कि इनके पास में बहुत सारा लैंड होगा, लेकिन रियलिटी में हमेशा हर जगह ये चीज सही नहीं होती है कि जो अपर कास्ट के होंगे उन्हीं के पास में सारा लैंड होने वाला है। और जरूरी नहीं है कि लोअर कास्ट के पास में हर एक रीजन में कहीं भी कोई लैंड ना हो, ऐसा हो भी सकता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो लोअर कास्ट के हैं उन्होंने भी लैंड को होल्ड कर रखा हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें जो आता है वो ये है कि हर एक रीजन में मेजरली एक या दो, मेनली एक या दो मेजर लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं जिनके पास में लैंड जो है, मतलब जो लैंड ओनरशिप होती है वो उसी कास्ट के पास में होती है, और ये जो कास्ट है ये न्यूमेरिकली स्ट्रांग भी होती है। तो सबसे पहली चीज क्या बताई यहाँ पे कि कास्ट और क्लास दोनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। जो एक अजम्पशन माना जाता है कि अपर कास्ट के पास में लैंड राइट्स होंगे, उनके पास में लैंड ओनरशिप होगी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, लेकिन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। लोअर कास्ट के पास लैंड ओनरशिप नहीं होगी हर एक रीजन में, ये सही नहीं है। साथ ही साथ हर एक रीजन में कुछ ही एक या दो मेजर लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं जिनके पास में पूरा लैंड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कोई भी इसे पर्सनली नहीं लेगा, ना ही किसी और के लिए, बट फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जो विलेजेस होते हैं, जो गांव एरिया मतलब गांव वगैरह होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर आपने सुना होगा या देखा होगा जो भी है, तो जो पटेल होते हैं ये माना जाता है कि ये जो है मेजर लैंड ओनिंग कास्ट है, इनके पास में बहुत सारा लैंड होता है, ये लोग बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ये वेल्दी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन जनरल इस एक चीज को माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक रीजन में यही सही हो, ठीक है। सो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि कुछ मेजर लैंड ओनिंग ग्रुप्स होते हैं और जो न्यूमेरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली यानी कि उनका नंबर जो है वो अच्छा खासा है। एंड सच ग्रुप्स वर टर्म्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास एज डोमिनेंट कास्ट। सो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आ रहे थे कि ऐसे ग्रुप्स को M.N. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट कहा है, जो कि न्यूमेरिकली भी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी पावरफुल है। In each region, the dominant caste is the most powerful group economically and politically and dominates local society. While dominating land-owning groups are usually middle or high-ranked caste, most of the marginal farmers and landless belong to the lower caste group. अब ये जो एक चीज जनरल चलती है वो ये है कि जो डोमिनेंट कास्ट होगी, डोमिनेंट कास्ट ये कोई ऐसी कास्ट नहीं है जैसे हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कास्ट इनकी बात कर रहे हैं, ऐसी कोई डोमिनेंट कास्ट कैटेगरी के अंदर नहीं है। डोमिनेंट इन द सेंस कि जो अपने डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। जैसे कि कोई ऐसी कास्ट है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जस्ट सपोज ये एक्स कास्ट है, ठीक है, और एक्स कास्ट के जो पीपल हैं उनका नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, वो मेजॉरिटी में है। साथ ही साथ उनके पास में पॉलिटिकल पावर भी है, पावर उन्हीं के हाथ में है, इकोनॉमिकली भी वो वेल ऑफ है। तो ये जो कास्ट होगी, एक्स कास्ट होगी इस रीजन में डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। सो ये अब जो डोमिनेंट कास्ट है ये मेनली मिडिल या हाई रैंक्ड कास्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोअर कास्ट ग्रुप जिन्हें कंसिडर किया जाता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्जिनल फार्मर्स या लैंडलेस ग्रुप्स ही होते हैं।
क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में कि डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों कहीं मतलब कुछ रीजन्स में एक या दो ही ग्रुप हैं जिन्होंने इन सारे लैंड को जो है ओन करके रखा हुआ है। आया समझ में? कास्ट और क्लास के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है। सो इन जनरल क्या बिलीफ है कि जो हाई रैंक्ड हैं, जो मिडिल रैंक्ड हैं, उनके पास में लैंड होगा, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कि आपके लैंडलेस लेबर्स हैं, वो सभी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उनके पास में कोई लैंड राइट्स नहीं है। सो इस तरह का एक कास्ट और क्लास रिलेशनशिप है रूरल इंडिया में। और जो डोमिनेंट कास्ट की हम बात कर रहे थे, सो इन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन दे बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो एक तो डोमिनेंट कास्ट हो गई जो हाई या मिडिल रैंक्ड है, एक और कास्ट जो कि लोअर कास्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कि लैंडलेस हैं, उनमें हम स्पेसिफिकली ऑफिशियली किन्हें कंसिडर करते हैं? सो जो कि शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, एससी, एसटी एंड ओबीसी, इन्हें हम उनके अंदर कंसिडर कर रहे हैं ऑफिशियली। In many regions of India, the former untouchable or Dalit caste were not allowed to own land, and they provided most of the agricultural labor for the dominant land owning groups. अब बहुत सारे regions में इंडिया के बहुत सारे, ठीक है, ऐसे कुछ regions में नहीं, बहुत सारे regions में जो untouchable caste एक मानी जाती थी, दलित कास्ट जिसे माना जाता था, उन्हें कोई भी राइट नहीं था कि वो लैंड को ओन करेंगे। और वो जनरली क्या काम करते थे? वो अपना एग्रीकल्चरल लेबर प्रोवाइड करते थे डोमिनेंट लैंड ओनिंग ग्रुप्स को। This also created a labor force that allowed the landowners to cultivate the land intensively and get higher returns. तो इस तरह से जो लोअर कास्ट के पीपल हैं जिनके पास में कोई लैंड नहीं होता था, ना ही उन्हें अलाउ किया जाता था कि वो लैंड को ओन करें, क्योंकि अब ये दूसरों की लैंड पे काम कर रहे हैं, सो ये क्या करते हैं? एक लेबर फोर्स को क्रिएट कर लेते हैं, मतलब इनकी वजह से एक लेबर फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी जरूरत किसको है? मेजर लैंड ओनिंग ग्रुप्स को, क्योंकि अगर ये जो लेबर फोर्स है ये नहीं होगी तो जो मेजर लैंड ओनिंग ग्रुप्स हैं उनके लैंड पर कोई काम नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ये भी आया समझ में? देन the rough correspondence between caste and class means that typically the upper and middle class also had the best access to land and resources and hence to power and privilege. This had important implications for the rural economy and society. So roughly अगर हम देखें तो जो upper और middle class है उनके पास में access है land को लेके, वो wealthy भी हैं, powerful भी हैं, और जो lower caste हैं उनके पास में ये सारी चीजें नहीं है, ना ही power है ना ही privilege है, और इन सारी चीजों के economic रूरल इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर सीवियर इम्प्लीकेशंस होते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हमें देखने को मिलता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आज भी हैं, और इनइक्वालिटीज की वजह से सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाती। एक सोसाइटी कब ग्रो करेगी? जब वो जस्ट होगी, जब वो इक्विटेबल होगी, जब उसके सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई भी जो है ऐसा ऊंच नीच ये वाले भेदभाव जो होता है, इनइक्वालिटीज जो होती हैं, जब हम इनको खत्म कर देंगे। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? अग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। सो यहाँ हम आपका सेकंड टॉपिक जो है चैप्टर 4 का वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। देन हम आएंगे हमारे थर्ड टॉपिक पे, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब लैंड रिफॉर्म्स होते हैं, लैंड रिफॉर्म्स का क्या इम्पैक्ट होता है उसे हम पढ़ेंगे। इसे हम दो पार्ट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड में, एक हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। देखो, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, अभी तक आपने देखा रूरल इंडिया कैसा है, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, लैंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड या प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चरल लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, इसके इम्पैक्ट्स होते हैं रूरल सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो हमने देखा लार्ज और मीडियम लैंड ओनर्स हैं, टीनेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, किसी के पास लैंड है, किसी के पास में लैंड नहीं है, और इन सारी चीजों की वजह से, क्योंकि ये बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें चली जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भैया डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग्स का वो अनइक्वल है, अग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अनइक्वल है, एग्रीकल्चर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो बहुत ही अनइक्वल है, जिसकी वजह से जो रूरल सोसाइटी है और जो रूरल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो रही है, वो ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इस कास्ट में, क्लास में, इस लैंड में, इन्हीं सारी चीजों में बहुत ज्यादा जगलप है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हम लैंड रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ठीक है, क्या लेके आते हैं? लैंड रिफॉर्म्स। अब ये लैंड रिफॉर्म्स हम कैसे लाते हैं, इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इन्हें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, स्पेशली 2 टाइम पीरियड्स के अंदर, एक आपका कॉलोनियल पीरियड एंड सेकंड है आपका इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी कि कैसे जो है
लैंड जो है वो कुछ ही ग्रुप्स के पास में होता है, हर एक रीजन में कुछ 1 या 2 लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं जो कि इस एग्रीकल्चरल लैंड को होल्ड करके रखती हैं। अब कैसे कैसे इसमें हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं। सो स्पेशली इन द कॉलोनियल पीरियड when the British colonized India in many areas they ruled through these local जमींदार्स। अब देखो क्या एक चीज चल रही थी बैकग्राउंड में, थोड़ा सा ऐसे फ्लैशबैक करते हैं। सो देखो पहले के टाइम में जो लोकल जमींदार होते थे वो सारा कुछ, जैसे सपोज ये किसी का लैंड है, ये ए पर्सन है, इसका लैंड है। अब ये चाहे तो इस लैंड को लीज पे दे दे, टीनेंट को दे दे। टीनेंट प्रोडक्शन करेगा तो किसको कितना प्रोड्यूस होगा ये हमको पता है, ठीक है, किसको कितना प्रॉफिट होगा। या तो टीनेंट से काम करवा ले या फिर ये खुद ही कल्टीवेटर बन के सारा कुछ काम करवाएगा, ठीक है। अब इससे जो भी यहाँ पर जैसे जस्ट सपोज ये तो लैंड ओनर था, इसके पास में बहुत अच्छा खासा पैसा था, तो इसने बहुत अच्छे से अपनी जमीन पर जो है खेती किसानी कर ली, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया ना। जस्ट सपोज ये कोई एक फार्मर है, इसके पास में कोई भी पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये एक लैंड है और ये एक पर्सन है, इसके पास में लैंड तो है पर इसके पास में पैसा नहीं है। तो ये क्या करता था, जो मनी लैंडर्स हो गए, जो जमींदार हो गए, उनसे पैसा ले लिया, फिर इस पे खेती किसानी करी, ऐसे लोन वगैरह लेके सारा सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा था। अब जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, ये जो लोकल जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे, इनके थ्रू उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। कैसे? दे ऑल्सो ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट्स टू जमींदार। अंडर द ब्रिटिश द जमींदार्स वर गिवन मोर कंट्रोल ओवर लैंड देन दे हैड बिफोर। अब जो जमींदार उस टाइम पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, जो भी जमींदार हुआ करते थे, उनको और ज्यादा राइट्स मिल गए ब्रिटिश टाइम पीरियड में। ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जमींदार जो हैं, ये जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी फार्मर होगा, जो भी कल्टीवेटर होगा, उसके पास जो भी पीजेंट होगा, उसके पास में जाएंगे, उससे लैंड का रेवेन्यू लेंगे और फिर लाके हमको देंगे। तो यानी कि ये पीजेंट और ये स्टेट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये पीजेंट या फार्मर या कल्टीवेटर, इन दोनों के बीच में एक मिडिलमैन बन गया जमींदार। जमींदार इनसे रेवेन्यू लेगा और फिर इनको रेवेन्यू देगा। तो जमींदार के पास में बहुत सारे राइट्स आ गए, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गए जमींदार के पास में, ग्रेटर कंट्रोल हो गया लैंड के ऊपर जमींदार का। तो जमींदार यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। One result of this zamindari system was that the agricultural production stagnated or declined during much of the period of British rule। पर इसका एक रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला कि ये जमींदार ने जो अपनी मनमानी चलाई, जैसे इन्होंने कहा कि जस्ट सपोज आपको 2% लैंड रेवेन्यू लेके आना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4% लैंड रेवेन्यू लिया इनसे। अल्टीमेटली पीजेंट्स एक्सप्लॉइट हुए, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि इनके पास में अब और ज्यादा ग्रो करने के लिए पैसा ही नहीं था, ना पैसा था और अच्छे से काम कर भी नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दीज जमींदार्स। सो क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्टेगनेंट हो गया। कब? ब्रिटिश टाइम पीरियड, मतलब ब्रिटिश पीरियड जब चल रहा था उस टाइम में। तो एक ये हमको रिजल्ट देखने को मिलता है जमींदारी सिस्टम की वजह से। एंड फॉर पीजेंट्स फ्लेड फ्रॉम ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट फेमिन्स एंड वार्स डेसिमेटेड द पॉपुलेशन। अब इन ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स की वजह से जो आपके पीजेंट्स थे वो क्या होते हैं, उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फेमाइंस आ जाते हैं, फिर वॉर हो जाते हैं। ये जो जमींदार थे, ये कौन लोग थे? जिनके पास में पॉलिटिकल पावर थी, जो कि इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग थे। और ये क्या करते थे, जो इनके लैंड पे जो भी वर्क कर रहे होते थे या फिर जो भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, इन सभी के ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करते थे। जो भी प्रोड्यूस है उसमें से कुछ पार्ट इन पीजेंट्स को, लैंडलॉर्ड्स को देना होता था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आके को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर इनने बहुत ज्यादा ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो स्टेगनेंट हो गया और जो पीजेंट्स हैं वो अपनी अपने जगह को छोड़ के, जहां भी वो रहते थे उसे छोड़ के चले जाते हैं। नाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया वर एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द जमींदारी सिस्टम। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स कॉलोनियल इंडिया के जो थे वो इस जमींदारी सिस्टम के थ्रू ही वर्क करते थे। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कैसे जमींदार वगैरह जो थे वो काम करते थे, कैसे ऑपरेशन करते थे, कैसे एक्सप्लॉइटेशन करते थे, किसका? जो कि पीजेंट्स हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल लेबर हुआ करते थे। In other areas that were under direct British rule had what was called the Rayatwari system of land settlement। अब कुछ जो और एरियाज थे जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के ही अंडर में थे, वहां पर उन्होंने क्या किया, रेतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। रेत मींस जो कल्टीवेटर होते हैं। सो इस सिस्टम में क्या था, जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स थे, देमसेल्व्स ऑफन लैंडलॉर्ड्स एंड नॉट कल्टीवेटर्स रादर देन द जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। यहाँ पर जो डायरेक्ट कल्टीवेटर्स थे, एक्चुअल कल्टीवेटर्स जो थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे ही सीधे पैसे लेती थी गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर पीजेंट है और यहाँ पर स्टेट
स्टेट है और इनके बीच में जमींदार है जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे जिन एरियाज में, वहां पर उन्होंने क्या किया, ये जो मिडिल मैन का सिस्टम है इसी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सीधे लैंडलॉर्ड से स्टेट ने रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया और इस सिस्टम को क्या कहा गया, रेयतवारी सिस्टम। क्लियर है? नाउ because the colonial government deal directly with the farmers or landlords rather than through the overlords, the burden of taxation was less and cultivators had more incentive to invest in agriculture। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो मिडिलमैन वर्क कर रहा था जमींदारी सिस्टम में, ये हट चुका था, तो रेयतवारी सिस्टम बहुत अच्छे से मतलब जो है सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली डील कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में और गवर्नमेंट सीधे जो है उन्हीं के साथ में डील कर रही है, तो जो ओवरलॉर्ड्स हैं, जो टैक्स का बर्डन है, जो एक्स्ट्रा उनको पे करना होता था, अब ये सारी चीजों का बर्डन खत्म हो चुका था और अल्टीमेटली वो एग्रीकल्चर में और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते थे जिससे प्रोड्यूस और अच्छा होता। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज बिकेम रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्पेरस। सो जहां भी रेयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वहां पर जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ और वो रीजन्स बहुत प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्पेरस हो गए। This is because it is through a series of changes starting in this period that the current structure evolved। और ये जो सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही थी, मतलब प्री इंडिपेंडेंस ये जो सारी चीजें चल रही थी, जैसे जमींदारी सिस्टम है, रेयतवारी सिस्टम है और भी ढेर सारे सिस्टम्स उस टाइम पे प्रिवेल कर रहे थे रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड, यही आगे चलते चले जाते हैं, जो कि हम इंडिपेंडेंस तक आते आते इन्हीं सिस्टम्स को देख रहे थे। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स किए, ये तो कॉलोनियल पीरियड की बात होगी कि वहां पर क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो जैसा उन्होंने सिस्टम रन किया वैसा ही चलता चला गया। अब जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं आफ्टर 1947, तो हमने किस तरह से लैंड रेगुलेट किया, क्या उसके इम्पैक्ट रहे, कैसे हमने लैंड रिफॉर्म्स किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, Nehru and his policy advisors embarked on a program of planned development that focused on agrarian reform as well as industrialization. The policy makers were responding to the dismal agricultural situation in India at that time. अब जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो जवाहरलाल नेहरू और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो लोग मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, प्लानिंग करते हैं डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों को ही फोकस किया जाता है। किस एक चीज की बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ वो बात कर रहे हैं 5 ईयर प्लान की, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर प्लान्स बनते हैं जिसमें फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर को फोकस किया जाता है एंड सेकंड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे ही अराउंड जो है बहुत सारे प्लान्स आते हैं, 12 5 ईयर प्लान्स आते हैं। 12th वाला जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है, फिर नीति आयोग एस्टेब्लिश हो जाता है, आपने पढ़ा होंगे ये सारी चीजें। सो अल्टीमेटली क्या होता है, नेहरू और उनके जो पॉलिसी एडवाइजर्स होते हैं वो लोग मिलके प्लानिंग करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं, और यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं फिर वो उनको एडवाइस करते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल सिचुएशन है इंडिया में, क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन वाज द अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम व्हिच रिमूव्ड द लेयर ऑफ इंटरमीडिएट्स हु स्टूड बिटवीन द कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। इसी बैकग्राउंड में जो सबसे पहला रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किया, तो फिर क्या होता है, जब नेहरू पॉलिसी एडवाइजर्स उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसी एग्रीकल्चरल सिचुएशन है, इस वजह से जो है डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ड्रॉबैक्स हैं, यहाँ पर हमको सुधार की जरूरत है, तो फिर गवर्नमेंट ढेर सारे लैंड रिफॉर्म्स करती है, जिसमें सबसे पहला वो ये करती है कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर देती है, ठीक है। जो जमींदारी सिस्टम कॉलोनियल पीरियड से चलता आ रहा था उसको सबसे पहले खत्म किया जाता है, जिससे जो ये इंटरमीडिएट था किसके बीच में, पीजेंट और गवर्नमेंट के बीच में, इसको खत्म कर दिया जाता है। Of all the land reform laws that were passed, this was probably the most effective। जो भी लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए उसमें से ये जो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। For in most areas it succeeded in taking away the superior rights of the जमींदार्स over the land and weakening their economic and political power। जितने भी लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए उसमें से ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव था और ये सबसे ज्यादा सक्सीड भी हुआ। किस चीज में सक्सीड हुआ, जो सुपीरियर राइट्स से जमींदार के उनको वापस लेने में। अभी क्या था, पहले के टाइम में जमींदार बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो जमींदार के जो राइट्स थे वो उनसे ले लिए गए क्योंकि जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया और अल्टीमेटली जमींदार की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर थी वो भी यहां से वीक हो जाती है। दिस डिड नॉट हैपन विदाउट अ स्ट्रगल ऑफ कोर्स, बट अल्टीमेटली द इफेक्ट वाज टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ एक्चुअल लैंड होल्डर्स एंड कल्टीवेटर्स एट द लोकल लेवल। अब इस एक चीज का जो इफेक्ट था वो, पहली चीज तो इफेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि इजीली हो गया। गवर्नमेंट ने कहा कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करना है तो जमींदारी सिस्टम जो है एकदम से खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ था।
बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद में जमींदारी सिस्टम को हम फाइनली खत्म कर पाए। आज भी कहीं कहीं पर जमींदारी सिस्टम बहुत कहीं कहीं पर आइसोलेटेड विलेजेस वगैरह में हमको देखने को मिलता है, जहां पर जमींदार आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, जमींदार का रोल प्रिवेलेंट था, लेकिन अल्टीमेटली ये जो एक अबॉलिशन किया, ये जो लेजिस्लेशन था, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि एक लेयर हट चुकी थी इंटरमीडिएरीज की, और ये लॉ के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या था, जो कल्टिवेटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स, एक्चुअल लैंड होल्डर्स थे, उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या था कि जो कल्टिवेटर्स हैं लोकल लेवल पर, जो एक्चुअल लैंड होल्डर्स हैं, हमें उनकी पोजीशन को स्ट्रांग करना है। सेकेंडली, अमंग द अदर मेजर लैंड रिफॉर्म लॉज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर द टीनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। टीनेंसी मैंने आपको बताया कि कैसे ये जो सिस्टम है पूरा वर्क करता था। क्यों अब इस सिस्टम को क्यों अबॉलिश करने की बात कर रहे हैं, क्यों इसको रेगुलेट करना है, क्योंकि जैसा हमने देखा, जो टीनेंट होता था उसको लैंड होल्डर जो है उससे भी कम इनकम मिलती थी। ठीक है, कम इनकम उसकी जनरेट होती थी। जैसे हमने एग्जांपल देखा, 10 के में से जो है सिर्फ 1 के उसके पास में जा रहा है, एक एग्जांपल के थ्रू। सो इसीलिए इस टीनेंसी को अबॉलिश कर दो या फिर इसको रेगुलेट करो, इसके लिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आती है। They attempted either to outlaw tenancy altogether or to regulate rents to give some security to the tenants। अब उनने क्या अटेम्प्ट किए कि या तो पूरी तरह से इस टीनेंसी सिस्टम को ही खत्म कर दो या फिर इस टीनेंसी को रेगुलेट करो, टीनेंट्स को भी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि एटलीस्ट इतना अमाउंट तो उनके पास में आना ही चाहिए, है ना। ये जो उनकी लोअर इनकम है इसको हमको राइज करना है, तो इसके लिए क्या लेके आते हैं, टीनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। थर्ड वाज The third major category of land reform laws were the land ceiling acts. These laws imposed an upper limit on the amount of land that can be owned by a particular family। अब जैसा कि हमने लैंड सीलिंग एक्ट्स में क्या पढ़ा था कि जो अपर लिमिट है उसको निर्धारित कर दिया जाता है, यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर फैमिली के पास में इतना अमाउंट या फिर इतना ही लैंड होने वाला है। ठीक है, लैंड सीलिंग यानी कि अपर लिमिट जो है लैंड की उसको फिक्स कर दे रहे हैं कि एक फैमिली के पास में इतना ही लैंड होगा। Now, the ceiling varies from region to region depending on the kind of land, its productivity and other such factors। अब वो लैंड कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है, किस टाइप का लैंड है, कौन से रीजन में वो लैंड है, ठीक है, इन सारी चीजों के बेसिस पर। जैसे फॉर एग्जांपल, जो बहुत प्रोडक्टिव लैंड होता था उसमें लो सीलिंग लिमिट होती थी, बल्कि जो अनप्रोडक्टिव ड्राई लैंड है उसकी हायर सीलिंग लिमिट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये जो रीजन है ये वेरी प्रोडक्टिव रीजन है, सो यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज रह रही हैं उन सभी को इक्वल अमाउंट में कम लैंड मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्टिव लैंड है, आप इतने पे भी प्रोड्यूस करोगे तो भी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आने वाली है। क्यों? क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। अब वहीं हम देखें कि ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर अनप्रोडक्टिव ड्राई लैंड है, तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स जो होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी कि आप इतने रीजन में करोगे तो एटलीस्ट आपके पास में कुछ प्रोड्यूस तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से जो है लैंड सीलिंग कर दी गई। ठीक है, अपर लिमिट जो है उसको डिसाइड फिक्स कर लिया गया है। अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स द स्टेट इज सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोजीशन ऑफ सरप्लस लैंड हेल्ड बाय ईच हाउसहोल्ड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस फैमिलीज एंड हाउसहोल्ड्स इन अदर स्पेसिफाइड कैटेगरीज सच एज एससी एंड एसटी। अब यहाँ पर स्टेट का क्या रोल था, गवर्नमेंट जो है वो लेके आती है लेजिस्लेशन, लैंड जो सीलिंग एक्ट लेके आती है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट को तय कर दे रहे हैं कि एक फैमिली के पास इतना ही लैंड होगा। अब जो फैमिलीज होती थी वो क्या करती थी, कुछ ऐसे चतुर चालाक फैमिलीज होती थी, तो वो बहुत सारे लैंड को जो है अपने अंडर में कर लेती थी और ऑन पेपर दिखा देती थी कि हमारे पास में तो इतना ही लैंड है। उसके लिए वो ढेर सारी टेक्निक्स यूज करते थे। जैसे हमने देखा था कि एक ही फैमिली में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ऑन पेपर उन्होंने डाइवोर्स ले लिया ताकि जो हमारी लैंड हो वो डिवाइड हो जाए, है ना, मतलब 2 लोगों की लैंड हो जाए लेकिन हम उसको एक ही साथ में रख के बहुत सारा प्रोड्यूस कर लेंगे। वैसे बहुत सारी टेक्निक्स यूज करी थी लोगों ने, हमने इसको स्टडी किया था, डिटेल डिस्कशन जब किया था। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्टेट को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने सरप्लस लैंड लेके रखा है। जैसे सपोज उन्हें 1 एकड़ ही जो है दी गई है लेकिन उन्होंने 2 एकड़ अपने अंडर में करके रखी हुई है, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनकी लैंड को स्टेट अपने अंडर में ले, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे जो कि लैंडलेस फैमिलीज हैं। और इसमें स्पेशली SC ST को फोकस किया गया था कि इन्हें भी हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। The agrarian structure varies greatly across India and the progress of land reforms has also been uneven across the states। अब यहाँ पर जो agrarian structure है इंडिया का वो बहुत ही ज़्यादा वरी है, मतलब बहुत सारी वेरिएशंस है उसके अंदर, और जो लैंड रिफॉर्म्स की प्रोग्रेस है वो भी अनइवन है। अनइवन है इन द सेंस कि गवर्नमेंट तो लैंड रिफॉर्म्स करती है, ठीक है,
उसने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया, टीनेंसी रेगुलेट करने के लिए लॉ लेके आ जाती है, एक्ट लेके आ जाती है, लैंड सीलिंग एक्ट लेके आती है, इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। लेकिन हर एक स्टेट में इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें डिफरेंटली देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इम्प्लीकेशंस कर रखे हैं, और उन्होंने और भी अलग अलग तरीके देखे थे। जैसे केरल और वेस्ट बंगाल की हम बात करें, सो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, टीनेंट्स को लैंड राइट्स प्रोवाइड करवा दिए थे। तो क्योंकि इतने ज़्यादा वेरिएशन है अग्रेरियन स्ट्रक्चर में और लैंड होल्डिंग्स में, सो डिफरेंट रीजन्स में, स्टेट्स में हमको डिफरेंटली इनके इम्पैक्ट्स देखने को मिले। On the whole, however, it can be said that agrarian structure, although it has changed substantially from colonial times to the present, remains highly unequal. सो ऑन दी होल अगर हम इन लैंड रिफॉर्म्स को एनालाइज करें तो हमको ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि हमने इसमें चेंजेस तो बहुत लेके आए हैं। मतलब कॉलोनियल टाइम से लेके प्रेजेंट तक हमने लैंड रिफॉर्म्स करके बहुत सारे चेंजेस किए हैं अग्रेरियन स्ट्रक्चर के अंदर और रूरल सोसाइटी के अंदर। लेकिन आज भी ये जो सोसाइटी है ये हाईली अनइक्वल है, एंड दिस स्ट्रक्चर पुट्स कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. Land reforms are necessary not only to boost agricultural growth but also to eradicate poverty in rural areas and bring about social justice. So ये एक चीज़ यहाँ से कही जा रही है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसने हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी कांस्टेंट लगा रखे थे, इसलिए लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, सिर्फ एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बूस्ट अप करने के लिए नहीं बल्कि पावर्टी को ख़त्म करने के लिए रूरल एरियाज में और सोशल जस्टिस लाने के लिए। सो अल्टीमेटली क्या पढ़ा आपने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कि जो है हमारे यहाँ पर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था लैंड होल्डिंग्स का उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। कॉलोनियल पीरियड में जो भी सारा कुछ एक्सप्लॉइटेशन किया गया जमींदारी सिस्टम के अंदर, हमने इंडिपेंडेंस के बाद में उस सिस्टम को खत्म कर दिया। टीनेंसी जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा था हमने उसको एबॉलिश या उसमें रेगुलेशंस लाने की बात करी। लैंड सीलिंग एक्ट जो था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके क्या इंपैक्ट्स हुए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट थे, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब जो है हमने सारी चीज़ों को करेक्ट कर दिया, ठीक है, जो भी सोशल इनजस्टिस थे, जो भी सोशल इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, हमने उसको करेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसमें से हमने एक डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हम थोड़ा बहुत डेवलपमेंट और चेंज देख रहे हैं कहाँ पर, रूरल सोसाइटी में। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप थी दैट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन और उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, ये क्लियर है। सो अब जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन एज यू नो वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। इस प्रोग्राम के थ्रू हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट किया। कैसे मॉडर्नाइज किया? सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ पीरियड व्हेन एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम due to the adoption of modern methods and technology such as the use of high yielding variety seeds, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स लेके आती है, जैसे कि हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो नेहरू और उसके फॉलोअर्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों को ही डेवलप करने के लिए, ग्रोथ उन दोनों में मतलब ग्रो करने के लिए बहुत सारे प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेके आते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंट करती है इंडिया में, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट करें। इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या एक चीज होती है जहां पर हम टूल्स, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स, इन सारी चीजों को यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हम एग्रीकल्चर को कैसे इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर रख रहे हैं, हम यहाँ पर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज कर रहे हैं। अगर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो सो HYV सीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स सभी अच्छी क्वालिटी के और मॉडर्न मेथड्स, टेक्नोलॉजीज, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इन सभी को यूज करके हम जो है अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। किसके थ्रू? ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू। और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ऑफ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सो ये चीजें आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है, और ये जो डेफिनेशन है या जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, इन्हें नोट करना है और अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नाउ और जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर और क्या सारी चीजें थी, कैसे हमने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। सो
It was largely funded by international agencies that was based on providing high-yielding variety or hybrid seeds along with pesticides, fertilizers and other inputs to farmers. अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूरा प्रोग्राम था, इसकी फंडिंग कौन करता था? इसकी फंडिंग करती थी इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है। और ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो कि आपको हाई यील्डिंग या हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड करी हैं। फंडिंग इन द सेंस कि जो भी जैसे सपोज इंडिया में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया, अब इसके लिए आपको चाहिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और जो भी इनपुट्स रिक्वायरमेंट है फार्मर्स को, वो सारी चीजें चाहिए। अब अगर वो इंडिया में ही अवेलेबल होती तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले ही कर लेते, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये पूरे वर्ल्ड वाइड था और इसकी फंडिंग इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू हुई थी, तो वही ये सारा इनपुट जो है प्रोवाइड करती थी, ठीक है। Green Revolution program were introduced only in areas that had assured irrigation because sufficient water was necessary for the new seeds and methods of cultivation. सेकेंड फीचर है ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि ये जो प्रोग्राम है हमने इसे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रीजन्स में इम्प्लीमेंट किया था जहां पर हमें assured irrigation अवेलेबल हो या फिर जहां पर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो, क्योंकि जो न्यू सीड्स थी और जो मेथड्स थी कल्टीवेशन की, उसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी। तो जहां पर एश्योर्ड इरिगेशन था वहीं पर ही हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। देन It was also targeted mainly at the wheat and rice growing areas, और यहाँ पर हमारा टारगेट कौन से एरियाज पर था? जहां पर व्हीट और राइस को ग्रो किया जाता है। As a result, only certain regions such as Punjab, Western UP, coastal Andhra Pradesh and parts of Tamil Nadu received the first wave of green revolution. और इन सारे फीचर्स की वजह से सिर्फ कुछ ही रीजन्स में, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इनिशियल पैकेज था या फिर फर्स्ट वेव जो थी वो आती है या फिर उन्हें इन सारी चीजों से बेनिफिट होता है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने अभी तक क्या चीजें समझी? Green Revolution is about agriculture modernization. ठीक है, अब इसमें क्या चीजें होती हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर? सो सबसे पहले मॉडर्न मेथड्स, modern technologies, HYV seeds, assured irrigation, और ये फोकस्ड होता है कहाँ? व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज के ऊपर, ठीक है। फिर हम यहां पर क्या चीजें यूज करते हैं? सो लाइक ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। क्लियर है? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो रहा है, न्यू मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, HYV सीड्स है, एश्योर्ड इरिगेशन होना चाहिए क्योंकि वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, व्हीट, राइस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रैक्टर्स, यानी कि हमें क्या चाहिए? ढेर सारे इनपुट्स। क्लियर है? देन और हमने देखा कि इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट की वजह से ही कुछ ही रीजन्स थे जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट अटेन कर पाए। देन the rapid social and economic transformations that were seen in these areas stimulated a spate of studies by social scientists and vigorous debates about the impact of the green revolution. अब क्योंकि इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट थी और हमने देखा कि कुछ ही रीजन्स ग्रो कर पाए, सो जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन किए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट है तो कैसा, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। नाउ अगर हम इसको पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड शार्पली बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी. India was able to become self-sufficient in food grain production for the first time in decades. The Green Revolution has been considered a major achievement of the government and of the scientists who contributed to the effort. So अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मीनिंग आपको समझ में आया, यहाँ पर क्या चीजें होती हैं ये आपको समझ में आया, लेकिन हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की फर्स्ट वेव में कुछ ही रीजन्स जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं.
अब यहाँ से जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो डिबेट करने लग जाते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स हैं क्या। सो इन इम्पैक्ट्स को हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में। तो जब हमने देखा पॉजिटिव सेंस में, सो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। क्या हो गया, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, और इसके जो इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने जब देखे तो हमारे लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमारे लिए यानी इंडियन गवर्नमेंट के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट रहा। ठीक है, कहां पर, जहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने की कोशिश करी। देन however, there were certain negative social effects that were pointed out by sociologists who studied the green revolution areas as well as adverse environmental impacts। लेकिन इसी के साथ में कुछ इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे। पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। हमने डिटेल वीडियो जब किया था तब हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अभी तक हमने डिस्कस किया। अब नेगेटिव की अगर हम बात करें, सो इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज इट वॉज प्राइमरीली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी। अब ऐसा क्यों हुआ था कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ही फार्मर्स को बेनिफिट हुआ था जो कि मीडियम या लार्ज फार्मर्स थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो इनपुट्स थे, इनपुट्स की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, जो कॉस्ट थी इनपुट्स की दैट वाज वेरी हाई, जिसकी वजह से जो सिर्फ और सिर्फ लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे वही इसके बेनिफिट्स को अटेन कर पाए। जो आपके मतलब जो जिनकी लोअर इनकम्स हुआ करती थी, ठीक है, जो मार्जिनल फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, उन्हें किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। This was because inputs were expensive and small and marginal farmers could not afford to spend as much as large farmers to purchase these inputs। और ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? क्योंकि जो inputs थे वो बहुत ज्यादा expensive थे। जो small और marginal farmers हैं वो उसको afford नहीं कर पा रहे थे, जो कि large farmers जो थे वो इन inputs को purchase कर सकते थे। और क्योंकि वो purchase कर लेते थे तो उन्हें benefit हो जाता था, जो कि इसे purchase नहीं कर पाते थे वो उनको green revolution का उतना benefit नहीं हुआ। Then it was the farmers who were able to produce a surplus for the market who were able to reap the most benefits of green revolution and from the commercialization of agriculture that followed। अब एक और impact जो green revolution का हुआ वो था commercialization of agriculture। पहले जो फार्मर्स होते थे, मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो फार्मर होता है वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फार्मर्स थे वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे। हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जिनके पास में इनपुट्स को परचेस करने का पैसा है, जो लार्ज फार्मर्स हैं या मीडियम फार्मर्स हैं, जो इन एक्सपेंसिव इनपुट्स को परचेस कर सकते हैं, उन्हीं का इंक्रीज्ड प्रोडक्शन होगा। और फिर जिनका इंक्रीज प्रोडक्शन होगा वही उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल आउट करेंगे। मार्केट में सेल आउट करेंगे तो यानी कि उन्हें सरप्लस हुआ है और अल्टीमेटली उन्हें प्रॉफिट भी होगा। सो सिर्फ वही फार्मर्स जो कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर पाते थे, जो सरप्लस प्रोड्यूस कर पाते थे, सिर्फ उन्हें ही बेनिफिट होता है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, और जो बाकी अदर फार्मर्स थे जो कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी जितने की उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी, जितनी उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स होती थी, सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते थे, उन फार्मर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट्स नहीं मिले। Thus, in the first phase of Green Revolution in the 1960s and 1970s, the introduction of new technologies seemed to be increasing inequalities in rural society। So, अगर हम Green Revolution की first wave को एनालाइज करते हैं जो कि 1960s 1970s के टाइम पर आई थी, तो एक चीज हमको देखने को मिलती है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बढ़ी ही हैं, बल्कि कम नहीं हुई हैं। ठीक है, सो नेगेटिव इंपैक्ट्स में हमने क्या चीजें डिस्कस करी? नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनपुट्स वर एक्सपेंसिव,
इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज इन रूरल सोसाइटी। ठीक है, और यहाँ बेनिफिट सिर्फ किसे हो रहा है, जो कि सरप्लस प्रोड्यूस कर सकता है। और एक और चीज जो हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से देखने को मिलती है वो क्या है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि अब जो फार्मर है वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट के अंदर ही आता है। इसे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में भी देख सकते हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है इनइक्वालिटीज। एक तरफ एडवांसमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का, वहीं दूसरी तरफ रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। क्लियर है, आए यहां तक समझ में। देन however, in many cases, it led to the displacement of tenant cultivators. For landowners began to take back land from their tenants and cultivate it directly because cultivation was becoming more profitable, and this made the rich farmers better off and worsened the conditions of the landless and marginal landholders. अब देखो क्या एक चीज यहाँ पर कही जा रही है कि हमने देखा कि इनइक्वालिटीज तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ जो टीनेंट्स थे, ठीक है, टीनेंट्स का मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है कि वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड से लीज पर ले लेते थे लैंड को, फिर उस पर प्रोडक्शन करते थे। अब यहाँ पर जस्ट सपोज ये लैंड ओनर है और ये टीनेंट है। ठीक है, ये कौन है, टीनेंट है, ये लैंड ओनर है। इसने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो क्यों ना वो सारा बेनिफिट मैं खुद ही कमाऊं, मैं इस टीनेंट को क्यों दूं। तो उसने क्या करा, इस टीनेंट को हटा दिया, बोले तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने लैंड पर कल्टीवेशन कर सकता हूं। अब इस टीनेंट का रोल खत्म कर दिया और जितना भी प्रोड्यूस होगा वो सारा बेनिफिट किसके पास में जाएगा, लैंड ओनर के पास में। तो इस तरह से जो मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जो फार्मर्स बेटर ऑफ थे, रिच फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। In addition, the introduction of machinery such as tillers, tractors, threshers and harvesters led to the displacement of the service caste group who used to carry out these agricultural related activities. अब इसी के साथ में जो मशीनरी इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आ जाते हैं और जो हैं आपके हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, इनकी वजह से अभी तक ये जो काम था कौन कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स कर रहे थे, यानी जो लेबर फोर्स थी वो ये वाला काम कर रही थी। लेकिन जब मशीनरी आ गई तो जो ये सर्विस कास्ट ग्रुप है इनका काम इनसे छिन गया। जैसे सपोज अभी जो ये हार्वेस्टिंग का काम हो रहा था ये कुछ लेबर्स कर रहे थे, जैसे सपोज 5 लेबर्स मिलके कर रहे थे। अब ये हार्वेस्टर जो है मशीन आ गई, ठीक है, सो इन 5 लेबर्स का काम इनसे छिन गया और इनका काम अब कौन कर रही है, एक मशीनरी। सो यहाँ से अब जो मतलब जैसे जो भी यहाँ पर लैंड ओनर होगा उसको एक ही बार इन्वेस्ट करना है सिर्फ इस मशीनरी को परचेस करने में, ना कि उसे हर महीने इन लैंड जो लेबर हैं इनको पे करना है। तो इसीलिए वो क्या सोचते थे कि एक बार मशीनरी लाओ जो सालों सालों तक काम करती रहेगी, और अल्टीमेटली जो सर्विस कास्ट ग्रुप थे उनसे उनका काम छिन जाता है। यहाँ पर ये भी इसके किस में आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो इंक्रीज्ड द पेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन एंड द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन व्हिच द रिच ग्रू रिचर एंड मेनी ऑफ द पुअर स्टैग्नेटेड और ग्रू पुअरर। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जहां पर जो लेबरर है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर जो है जिसका काम छीना जा रहा है मशीन के थ्रू, तो इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब ये लेबर है, इसका काम चला गया, तो इसने क्या किया, ये अर्बन एरियाज में जाएगा, वहां पर वर्क सर्च करेगा, ठीक है, जॉब सर्च करेगा, और अल्टीमेटली इस वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का आउटकम ये रहा कि जो रिच था वो और ज्यादा रिच हो गया और जो पुअर था वो और ज्यादा पुअर होता चला गया। जैसे हमने बात करी कि कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ये है लैंडलॉर्ड। एक तो सिस्टम ये है कि इसने टीनेंट को दे दिया लैंड, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद लैंडलॉर्ड को समझ में आया कि नहीं यार, ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो ज्यादा बेनिफिट है, तो मैं टीनेंट से क्यों काम करवाऊं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर टीनेंट की जॉब चली गई और ये पर्सन और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लग गया। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंडली, जैसे मान लीजिए ये लैंड ओनर है, ठीक है, ये एक्चुअल कल्टिवेटर है, ठीक है, ये कौन है, एक्चुअल कल्टीवेटर है, इसकी लैंड पर कुछ लेबर काम करती थी। अब इसने क्या किया,
उन सभी को हटा दिया और मशीन्स के थ्रू काम करना शुरू कर दिया। अगेन ये जो ऑलरेडी अच्छा खासा मतलब इकोनॉमिकली सोशली वेल था, ये और ज़्यादा इसकी सोशल इकोनॉमिक पोजीशन राइज हो जाती है और ये जो लेबरर है मशीन्स के थ्रू इसका वर्क छिन जाता है। सो अल्टीमेटली जो पुअर था वो और ज़्यादा पुअर हो गया और जो रिच था वो और ज़्यादा रिचर हो गया बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो मैंने आपसे जो कहा था कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के, ठीक है, तो वो सही था। अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमने देख लिया या इम्पैक्ट देख लिया कि क्या थे सारे कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और नेगेटिव हमने देख लिए। और सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट हो रहा है इन सारी चीजों में? रूरल सोसाइटी की इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। It should be noted that employment and wages for agricultural workers did increase in many areas because the demand for labor increased। और पर कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था, जैसे हमने देखा पंजाब, वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पर लेबर की डिमांड भी थी, ठीक है। मशीन से तो काम हो ही रहा था, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन होता था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, तो और ज्यादा उनको जो है मैन पावर की जरूरत होती थी, तो कहीं कहीं पर लेबर जो है मतलब एम्प्लॉय भी हुआ है जिसको वेजेस मिले हैं। Now, increasing commercialization and dependence on the market in these areas has increased rather than reduced livelihood insecurity, as farmers who once grew food for consumption now depend on the market for their incomes। अब एक और चीज जो होती है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वो ये है कि सबसे पहले तो एग्रीकल्चर हो गया कमर्शियलाइज्ड, दूसरी तरफ जो हम मतलब पूरे जो फार्मर्स हैं, पूरी जो रूरल सोसाइटी है वो डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर? मार्केट के ऊपर। जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रैक्टिस कर रहे थे रूरल सोसाइटी के अंदर वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट थे मार्केट के ऊपर, कि जितना ज्यादा बम्पर प्रोडक्शन होगा फिर हम उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे, फिर हमको प्रॉफिट मिलेगा। अब बहुत बार ऐसा होता था कि ये जो मार्केट है, मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल प्राइजेस चेंज हो गए, सब्सिडीज वगैरह कम हो गई, और जो भी सारी चीजें हमने जब डिटेल डिस्कशन किया था तब पढ़ी थी। अब जस्ट सपोज ये अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट की वजह से होता क्या था कि जो लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी जो कि कम होनी चाहिए थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी। एंड द फार्मर्स जो पहले कभी खुद के कंजम्पशन के लिए फूड ग्रो करते थे, अब वो मार्केट के लिए ग्रो करने लगे थे और इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। In market oriented cultivation, especially where a single crop is grown, a fall in prices or a bad crop can spell financial ruin for farmers। ये एक चीज यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि आज जो फार्मर है वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वो हमने एक और चीज अभी आप इसमें आगे पढ़ोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फार्मर्स थे वो मोनोक्रॉप रिजीम पर आ चुके थे, सिंगल क्रॉप ग्रो करते थे। पहले मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम था, फिर सिंगल क्रॉप पर आ गए। जैसे सपोज वीट ही ग्रो कर रहे हैं, अब वीट ग्रो कर रहे हैं, अब अगर वीट बहुत अच्छा आता है, ठीक है, मतलब जो उनकी खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें फायदा होने वाला है। लेकिन जब सपोज क्रॉप फेलर हो जाए, ठीक है, सो पूरा का पूरा फार्मर का जो साल है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसे कोई इनकम नहीं मिलने वाली है और पूरी तरह से फाइनेंशियल रून हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं आप सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हो, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से सिंगल क्रॉप पर आ चुके हो, अब जरा भी अगर प्राइजेस में कम या ज्यादा होते हैं तो उसका भी किसको भुगतान करना है? फार्मर को ही करना है। तो इस वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स थे, बहुत सारे सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी थे। इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज फार्मर्स हैव स्विच्ड फ्रॉम अ मल्टी क्रॉप सिस्टम which allowed them to spread risk to a monocrop regime, which means that there is nothing to fall back or in case of crop फेलर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मोनोक्रॉप रिजीम को फॉलो करने लगे थे, सिंगल क्रॉप ग्रो करते थे। पहले मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम था, तो जैसे सपोज ये एक फील्ड है, यहाँ पर उन्होंने 3 क्रॉप को ग्रो किया। जस्ट सपोज ये दोनों फेल हो भी गए, ये दोनों क्रॉप फेल हो भी गए, तो एटलीस्ट इस क्रॉप से तो उन्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। जैसे सपोज एक क्रॉप है तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही ग्रो कर रहे हैं पूरी फील्ड के ऊपर। अब मान लीजिए क्रॉप फेलर हो भी गया तो आपके पास में किसी तरह से कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है कि आप कुछ भी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। Another negative outcome of green revolution strategy was the worsening of regional inequalities. The areas that underwent this technological transformation became more developed while other areas stagnated। एक और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या फिर हम कहें नेगेटिव इम्पैक्ट जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो ये था कि रीजनल इनइक्वालिटीज और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ रीजन्स जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर गए थे वो डेवलप हो गए, मतलब जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से फ्लरिश हुआ था वो रीजन्स ग्रो कर गए, डेवलप हो गए, और अल्टीमेटली जहां पर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इफेक्टिव नहीं हुआ, उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं हुआ, वो एरियाज स्टेगनेंट रह गए। एंड ऑफन इट इज
thought that imparting knowledge of scientific farming methods will improve the conditions of Indian farmers. We should remember that Indian farmers have been cultivating the land for centuries much before the advent of the green revolution. So ये जो एक चीज सोची गई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कि भैया जो है हम साइंटिफिक होंगे, हम न्यू मेथड्स को यूज करेंगे, न्यू टेक्निक्स को यूज करेंगे, HYV सीड्स को यूज करेंगे, सो हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ज्यादा जो है बम्पर प्रोडक्शन होने वाला है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले, जो भी हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पर डिस्कस किए, उससे एक चीज समझ में आती है कि इंडियन फार्मर्स जो कि ना जाने कितनी सेंचुरीज से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अब आप उनके लिए कुछ न्यू टेक्निक लेके आते हो और फिर आप बोलो कि इससे आपको बम्पर प्रोडक्शन होगा, तो वो चीज सही नहीं हुई, क्योंकि ये इंडियन फार्मर्स का नॉलेज इस साइंटिफिक मेथड से ज्यादा बढ़ के था। ठीक है। And in view of the negative environmental and social impact of modern methods of cultivation that have been observed, a number of scientists as well as farmers movement now suggest a return to traditional, more organic seeds and methods of cultivation. और इसके negative इम्पैक्ट्स को देखते हुए जो इन्वायरमेंट पर भी थे और सोशल मतलब सोसाइटी के ऊपर भी थे, रूरल सोसाइटी के ऊपर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर ढेर सारे मूवमेंट्स होते हैं और आज भी हो रहे हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ स्विच हो जाओ। ठीक है। जो पहले हम जिस तरह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, जो हमारी मोर ऑर्गेनिक सीड्स हुआ करती थी, अब हमको उनके ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए और वैसे ही एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर में जो है चेंज एंड डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशंस इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस करी, ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने पढ़ा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या चीजें पढ़ी कि किस तरह से इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। इन सारी चीजों को देख के एक चीज समझ में आती है कि जो इंडियन फार्मर्स का अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छा था, ऐसा नहीं था कि इसके इतने सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं तो हमें उसे लेके ही नहीं आना चाहिए था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट्स थे। हालांकि एनालाइज करने पर एक चीज समझ में आती है कि हमको बहुत ज्यादा मॉडर्न होकर अल्टीमेटली अपने लैंड को ही रूल नहीं करना है, हमको उसे और ज्यादा क्या करना है, प्रॉस्पेरस बनाना है। सो जो हमारी ऑर्गेनिक सीड्स हैं हम उन्हें ही यूज कर ले, हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर की हम उन्हें ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब इस टॉपिक में आपको क्या चीजें याद रखनी है बहुत अच्छे से, वो ये है मतलब एग्जाम पर्पस से कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले तो मीनिंग और पूरा प्रोग्राम है क्या। ठीक है, what it is all about। ये सबसे पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है। जैसे हमने कहा कि अश्योर्ड इरिगेशन होना चाहिए, इनपुट्स क्या क्या लग रहे हैं, न्यू मेथड्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी सीड्स हैं, ये सारा कुछ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज योर HYV सीड्स। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। देन इसके बाद में इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से अपने आंसर को फ्रेम भी करना है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है एंड स्पेशली कौन कौन से रीजन्स में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रैक्टिस किया गया है। ठीक है, वो रीजन्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से क्रॉप्स को फोकस किया है, सो व्हीट एंड राइस को फोकस किया गया है। एंड अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन। ठीक है, कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे लेकिन इसको लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। और किसी भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी चीज को लाएंगे ही नहीं, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस ही नहीं करते इंडिया में। सो इसीलिए इसको आप इन सारी चीजों के साथ में एनालाइज भी करोगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जस्ट बुक से रीड किया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको आ गया है टॉपिक समझ में तो मतलब आपको सब कुछ आता है, नहीं। आप आंसर्स को लिख के रखिए। ठीक है, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो तो ठीक है, वो तो आपको करना ही है, बट साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आंसर आप अपनी तरफ से फ्रेम करके रखिए। जो मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाइए, उन नोट्स के थ्रू ही अपने आंसर को फ्रेम कर दीजिए। ओके, देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशंस इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हमने अभी तक डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स को, डिस्कस किया ग्रीन रिवॉल्यूशन को, डिस्कस किया। अब जो रूरल सोसाइटी है उसमें इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस आए थे, इसी में आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया। अब इसी में हम पढ़ेंगे कि और कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हमें देखने को मिले। सो several profound transformations in the nature of social relations in rural areas took place in the post-independence period, especially in those regions that underwent green revolution. Green revolution होता independence के बाद में ही है।
इंडिपेंडेंस के पहले रूरल सोसाइटी कैसी थी, जहां पर जमींदारी सिस्टम, रेतवारी सिस्टम, ये सारी चीजें जो हैं चला करती थी। जमींदारी सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, कास्ट और क्लास डिविजन्स बहुत ज्यादा हुआ करती थी। धीरे धीरे हमने इंडिपेंडेंस के बाद में इन चीजों को चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो अब किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस आए, तो प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशंस हमको देखने को मिले सोशल रिलेशंस में, ठीक है। रूरल एरियाज में जो सोशल रिलेशंस होते हैं उसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले। और इतना ही नहीं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एरियाज थे, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो है प्रैक्टिस किया गया था, स्पेशली उन रीजन्स में हमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले। लाइक दीज इंक्लूड्स an increase in the use of agricultural labor as cultivation became more intensive, a shift from payment in kind to payment in cash, a loosening of traditional bonds or hereditary relationships between farmers or landowners and agricultural workers, and the rise of a class of free wage laborers। तो इस तरह के चेंजेस हमें जो है रूरल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहां पर एग्रीकल्चरल लेबर जो है, जो यूज है एग्रीकल्चरल लेबर का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम अब पेमेंट जो है वो काइंड के बदले कैश में करते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर हम धीरे धीरे जो है मनी आया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कैश के फॉर्म में अब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने लगे थे, पेमेंट करने लगे थे। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स जो हुआ करते थे एक फार्मर और लैंड ओनर के बीच के, वो अब यहाँ से कम होने स्टार्ट होते हैं। जो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि इंडिपेंडेंस के बाद में हम किस तरह के चेंजेस लेके आते हैं, हमने किस तरह से रूरल सोसाइटी को चेंज किया, इसमें हमने क्या पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके थ्रू बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई थी, ठीक है। जैसे डोमिनेंट कास्ट के फॉर्म में या डोमिनेंट कास्ट के अंदर में जो जमींदारी सिस्टम प्रिविलेंट था, हमने उसको खत्म किया। जब वो खत्म हुआ तो ये जो एक पीजेंट और लैंड ओनर के बीच का रिलेशनशिप था, ये जो एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप था जहां पर कास्ट और क्लास स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता था, उसमें बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा लूज हो गया, ठीक है। लूज हो गया इन द सेंस कि वो सिस्टम अब कम हो चुका था। अब इनइक्वालिटीज को हमने कम करने की कोशिश करी रूरल सोसाइटी में जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड एज कल्टिवेशन बिकेम मोर कमर्शियलाइज्ड, दीज रूरल एरियाज वर आल्सो बिकमिंग इंटीग्रेटेड टू द वाइडर इकोनॉमी। और जैसे जैसे ये जो एग्रीकल्चर है कमर्शियलाइज्ड होता चला गया बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, सो वैसे वैसे ये जो रूरल एरियाज थे ये वाइडर इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या है इस सारी चीज का मतलब, उसे हम समझते हैं। सो देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से कमर्शियलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर का, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या एक चीज होती है कि अब हम जो भी प्रोड्यूस करने वाले हैं वो हम करेंगे मार्केट के लिए, ठीक है। जो भी प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ओनली फॉर मार्केट, ठीक है। यानी अब फार्मर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है इस मार्केट के ऊपर। ये हो गया कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर का। अब जो मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं था, बल्कि पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ में अब जो है हम कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। जो रूरल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज में जो फार्मर्स थे, अब वो पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ उस रूरल सोसाइटी तक ही सीमित नहीं थे, अब वो वाइडर इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट हो रहे थे। उस वाइडर इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड मार्केट भी आता है, साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट से पहले पूरी इंडियन इकोनॉमी भी आती है। जनरली पहले के टाइम में क्या होता था, जो विलेजेस होते थे वो आइसोलेटेड होते थे, ठीक है। जो है गांव जो है वो शहर से बड़े दूर हैं, वहां पर सारी फैसिलिटीज नहीं पहुंच पा रही हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनके साथ में मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि विलेजेस के पास में फैसिलिटीज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए विलेजेस आइसोलेशन में हुआ करते थे या आइसोलेटेड रहते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया, जैसे जैसे हम सारी जो है फैसिलिटीज़ लेके आते हैं, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेके आते हैं, वैसे वैसे ये रूरल सोसाइटी जो है अब वो इंटीग्रेट होती जा रही है वाइडर इकोनॉमी के साथ में। ये एक चीज़ आपको इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन की जा रही है। क्लियर है? सो this process increased the flow of money into villages and expanding opportunities for business and employment। और यहाँ से अब क्या होता है, जैसे जैसे आपने विलेज में डेवलपमेंट किया, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, कनेक्टिविटी बढ़ाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड करी, जैसे जैसे फ्लो ऑफ मनी स्टार्ट होता है विलेजेस में, वैसे वैसे बिजनेस को लेके अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं विलेज पीपल के अंदर।
But we should remember that this process of transformation in the rural economy in fact began during the colonial period. However, the pace and speed of change स्प्रेड ऑफ चेंज रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो सारे चेंजेस की मैं आपसे बात कर रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद ही नहीं हुए, ये कॉलोनियल पीरियड से ही स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो पेस और स्पीड थी, जो स्प्रेड हुए हैं चेंजेस, वो थोड़े से धीरे हो रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद में ये जो स्पीड थी चेंज की, उसमें मतलब जो चेंज था वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लग जाता है। एंड एज द गवर्नमेंट प्रमोटेड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन एंड अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज द रूरल इकोनॉमी थ्रू अदर स्ट्रैटेजीज, और ढेर सारी स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इस पेस को, इस चेंज को और ज्यादा स्पीड अप कर देती है। Now the state invested in the development of rural infrastructure such as irrigation facilities, roads, electricity, provision of agricultural inputs including credit through banks and cooperatives। धीरे धीरे करके जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है विलेज एरियाज में ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी है, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, क्रेडिट प्रोवाइड करना। पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, मनी लैंडर से लोन लेते थे या जमींदार जो होते थे उनसे लोन ले लिया करते थे, और फिर ये जमींदार, ये मनी लैंडर्स उनके साथ में ढेर सारा एक्सप्लॉइटेशन करते थे उस लोन के बदले में। लेकिन टाइम के साथ में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आती है क्रेडिट का, या बैंक्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं विलेज एरियाज में, कोऑपरेटिव्स बैंक्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, जिसके थ्रू जो फार्मर्स हैं उनको ईजी अवेलेबिलिटी हो जाती है लोन की, और उनके ऊपर कोई ऐसा भार भी नहीं होता है कि अगर उन्होंने नहीं चुकाया तो वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है? Now for regular agricultural growth, uninterrupted power supply to rural India is one of the necessities। अब जैसा हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू जो है, जैसे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी तो गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। वैसे ही अगर अब आपको रूरल इंडिया में और ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम लेके आई, प्रोग्राम लेके आई, जिसके थ्रू जो है अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके विलेज एरियाज में या रूरल सोसाइटी के अंदर। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना is an effort of the Indian government in this direction, and the overall outcome of these efforts at rural development was not only to transform the rural economy and agriculture but also the agrarian structure and rural society itself। और इन्हीं सारे efforts में से एक है आपका दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। वैसे ही अभी भी गवर्नमेंट ढेर सारी स्कीम्स लेके आ रही है जिसके थ्रू विलेज सोसाइटी जो है, रूरल सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सके। और सिर्फ हमको डेवलप्ड इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को या एग्रीकल्चर को ही नहीं कर रहा है, बल्कि जो पूरा स्ट्रक्चर है रूरल सोसाइटी का, उस स्ट्रक्चर को, रूरल सोसाइटी को भी हमको चेंज एंड डेवलप करना है। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? देन दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन gave rise to new entrepreneurial groups that moved out of rural areas into the new growing towns of these developing regions, giving rise to new regional elites that became economically as well as politically dominant। अब क्या एक चीज यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से एक न्यू रीजनल एलिट क्लास डेवलप हो रही है, ठीक है, जो कि विलेज एरिया से या रूरल एरिया से ग्रोइंग टाउन्स में जाके सेटल हो रही है, जो टाउन जो हैं डेवलपिंग हैं, ठीक है, जहां पर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से एक न्यू रीजनल एलीट क्लास एस्टैब्लिश हो रही है जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से ही डोमिनेंट है। Along with this change in the class structure, the spread of higher education, especially private professional colleges in rural and semi-urban areas, allowed the new rural elites to educate their children, many of whom then joined professional or white-collar occupations or started businesses, feeding into the expansion of the urban middle class। इस urbanization process की वजह से जो है हम फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल को, जिससे एक न्यू क्लास स्ट्रक्चर इमर्ज हो रही है, दैट इज योर अर्बन मिडिल क्लासेस। एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी जो है डेवलपमेंटल पॉलिसीज प्रोग्राम्स के थ्रू। देन नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। सो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमें रूरल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्पेशली ये हमने कहाँ डिस्कस किए, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रैक्टिस किया गया था, उन सभी मतलब वो रीजन्स बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए, लेकिन वहां के पीपल को सफर करना पड़ा। अल्टीमेटली माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से अर्बनाइजेशन का जो पेस है वो बढ़ जाता है। क्लियर है? देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी।
इन तीनों के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप है, कैसे ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के थ्रू रूरल सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है। अब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जैसे कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को पहले भी पढ़ा हुआ है, इट इज ऑल अबाउट द पॉलिसी इंटेल्स पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू ब्रिंग अबाउट अ मोर फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिक्वायर्स द ओपनिंग अप ऑफ इंडियन मार्केट्स टू इंपोर्ट्स। अब ये जो पूरा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज हैं, इसके अंदर जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हो, जिसके थ्रू हम एक फ्री इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं एंड इंडियन मार्केट्स को ओपन कर देते हैं इंपोर्ट्स के लिए, यानी कि इन शॉर्ट क्या कहा जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन यानी अगर हम इस टर्म से ही इसका मीनिंग निकालें तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे ग्लोब में जो है अब क्या होने वाला है, पूरे ग्लोब जो है वो ओपन हो चुका है, पूरा वर्ल्ड अब सिंगल मार्केट बन चुका है, पूरा वर्ल्ड क्या हो चुका है, सिंगल मार्केट बन चुका है। अपनी अपनी बाउंड्रीज को सभी नेशंस ने ओपन कर लिया है और ये पूरी कंट्रीज जो हैं अब वो एक ही इकोनॉमी में या एक ही ग्लोब का पार्ट हो चुकी हैं, सिंगल मार्केट बन चुकी हैं। लिबरलाइजेशन जहां पर आप फ्री ट्रेड पॉलिसीज को प्रमोट करते हो, ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसीज और ये सिंगल मार्केट, जब ये दोनों साथ में होते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, एक पूरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश हो जाता है जिससे इंडियन मार्केट्स ओपन हो जाते हैं और अब वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। After decades of state support and protected markets, Indian farmers have been exposed to competition from the global market। जो चीज हमने अभी डिस्कस करी थी कि जैसे जैसे ये माइग्रेशन जो है बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, जैसे जैसे रूरल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, वैसे वैसे जो रूरल सोसाइटी है वो वाइडर इकोनॉमी के साथ में इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि वाइडर इकोनॉमी के साथ में जो है इंटीग्रेट हो रही है, पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ में, इंडियन इकोनॉमी के साथ में ये जो है मिक्सअप हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो फार्मर्स हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से जो फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के लिए, ठीक है, दे आर मार्केट ओरिएंटेड। एंड For instance, we have all seen imported fruits and other food items on the shelves of our local stores, items that were not available a few years ago because of import substitution policies. And recently, India has also decided to import wheat, a controversial decision that reverses the earlier policy of self-reliance in food grains. So, क्या एक चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इन पॉलिसीज के थ्रू, कि देखो जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट हो जाता है, लिबरलाइजेशन के थ्रू हमने फ्री ट्रेड पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया। अब जो भी कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गई हैं वो इन सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करी हैं अपनी कंट्रीज में भी, वो पूरे वर्ल्ड के साथ में इंटीग्रेट हो रही हैं। अब इस इंटीग्रेशन की वजह से हम जो है इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड मार्केट का हिस्सा हम भी बन सकते हैं। साथ ही साथ रूरल सोसाइटी में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जब से इंट्रोड्यूस किया तो हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, हम एग्रीकल्चर मतलब फूड प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंट भी हो गए, हालांकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो एक अलग चीज, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इन सारी चीजों की वजह से जो पूरी रूरल सोसाइटी है वो वर्ल्ड मार्केट के साथ में इंटीग्रेट करी है। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे, गुड्स होंगे जो कि आपने ऐसे मतलब मार्केट्स में देखे होंगे जो आपको पहले कभी देखने को नहीं मिले थे, यानी कि वो जो है इंपोर्ट होके आ रहे हैं और वो अब आपको देखने को मिल रहे हैं जो पहले नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज हुआ करती थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है आप उसको इंपोर्ट करने से बेटर है कि उसे अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करो। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया तो उसने इस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज को हटा दिया और अब आप लोकल स्टोर्स में, शेल्फ्स में फूड, इंपोर्टेड फ्रूट्स एंड फूड आइटम्स को देख सकते हो, ठीक है। वैसे ही इसमें कंट्रोवर्शियल इशू की बात की गई है कि वीट को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ प्लानिंग कर रही है, कुछ पॉलिसीज लेके आने वाली है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एटलीस्ट वीट प्रोडक्शन में तो हम बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, तो फिर वीट को इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों है, ठीक है।
These are the indicators of the process of globalization of agriculture or the incorporation of agriculture into the larger global market, a process that has direct effects on farmers and rural society. ये जो पूरे प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, that is what called globalization of agriculture, जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर को ग्लोबल मार्केट का पार्ट बना रहे हैं और इससे अल्टीमेटली किसे बेनिफिट होने वाला है? सो हमारे फार्मर्स को, हमारी रूरल सोसाइटी को. फॉर इंस्टेंस, in some regions such as Punjab and Karnataka, farmers enter into contracts with multinational companies to grow certain crops which the companies then buy from them or processing or export. अब इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि क्या करते थे, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती थी, मल्टीनेशनल कंपनीज होती थी, वो इन फार्मर्स को कुछ क्रॉप्स, सर्टेन क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोलते थे और फिर वो ये कहते थे कि जो भी आपका प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा हम आपसे परचेस कर लेंगे. In such a contract farming systems, the company identifies the crop to be grown, provides the seeds and other inputs as well as know-how and often also the working capital. जैसे कि अगर हम पेप्सिको कंपनी की बात करें, ठीक है, पेप्सिको कंपनी है, उसको जो भी उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज हम टोमेटोज एंड पोटैटोज की ही बात करें, सो वो क्या करेगी, क्रॉप को आइडेंटिफाई करेगी कि इस फार्मर को मुझे इससे रिलेटेड सारे इनपुट्स प्रोवाइड करने हैं, फार्मर उसको ग्रो करेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा वो सारा कुछ कंपनी क्या करेगी, परचेस कर लेगी और प्रॉफिट किसको होगा, फार्मर को होगा. तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमको देखने को मिलता है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. एंड इन रिटर्न द फार्मर इज अश्योर्ड ऑफ अ मार्केट बिकॉज द कंपनी गारंटीज that it will purchase the produce at a predetermined fixed price. जैसे इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे सपोज ये एक MNC है और ये फार्मर है, ठीक है, इसने कहा कि आप ये वाला जो भी क्रॉप है आप इसको ग्रो करो, हम आपसे पूरा का पूरा खरीद लेंगे 35 रुपीज पर केजी के रेट से. ठीक है, अब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे सपोज इसने 10 kg प्रोडक्शन किया, जस्ट सपोज, ठीक है, तो इस फार्मर को पता है कि मुझे जो है एटलीस्ट 350 रुपीज तो मिलने ही मिलने वाला है. एश्योर्ड हो गया ये कि इस फिक्स्ड प्राइस पे मेरा प्रोड्यूस बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि एमएनसी ने वादा किया कि वो मुझसे खरीद लेगी. तो यहाँ पर फार्मर के पास भी एश्योरिटी है, एमएनसी को भी फायदा हो रहा है. Contract farming is very common now in the production of specialized items such as cut flowers, fruits such as grapes, figs and pomegranates, cotton and oil seeds. While contract farming appears to provide financial security to farmer, it can also lead to greater insecurity as farmers become dependent on the companies for their livelihoods. अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही होते हैं. यहाँ जो हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा कि फार्मर को एश्योरिटी मिल रही है, एमएनसी को भी प्रॉफिट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कि फार्मर जो है वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो पीछे हट जाती हैं और वो जैसे मान लीजिए क्रॉप फेलर हो जाता है. अब क्रॉप फेलर हो गया तो एमएनसी तो नहीं खरीदेगी, कुछ भी नहीं खरीदेगी और जो फार्मर है उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है. ठीक है, सो अल्टीमेटली फार्मर को भी लॉस होगा. वहीं बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है अपने वादे से पलट जाती है. जैसे उसने बोला कि मैं 35 रुपीज केजी पे खरीदूंगा, मान लो थोड़ी बहुत जो है उसने क्रॉप में बता दी कि नहीं नहीं इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ये चीज नहीं हुई है, और वो क्या बोले कि मैं तो आपसे 25 रुपीज पर केजी पर ही खरीदूंगा. अब फार्मर जो कि मतलब इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते जितना ज्यादा एक कंपनी स्ट्रांग होती है लीगली, सो वो उनसे फाइट नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली यहां सफर किसको करना पड़ता है, फार्मर को. Contract farming has sociological significance in that it disengages many people from the production process and makes this their own indigenous knowledge of agriculture irrelevant. एक और चीज जो इसका sociological significance है contract farming का, वो ये है कि यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को प्रोडक्शन प्रोसेस से जो है दूर कर रही है. ठीक है, और अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, एक पर्टिकुलर ऐसी इंडिजिनस मतलब एक इंडिजिनस नॉलेज जो है फार्मर का वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और जो कंपनी उसको प्रोड्यूस करने के बोल रही है वो प्रोड्यूस करा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं फार्मर हूं, मुझे पता है कि इस लैंड पर इस चीज की अगर मैं खेती करूंगी तो वो बहुत अच्छे से होने वाली है. लेकिन अब जस्ट सपोज मैं किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, लेकिन कंपनी ने बोला कि आपको यहाँ पर ये वाला जो मतलब ये वाला क्रॉप मुझे चाहिए, आप इसको उगा के दो, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि भैया एश्योरिटी है, फिक्स्ड प्राइस है और मुझे उसका जो है पैसा मिलने वाला है, सो मैं
ऐसी मतलब अपने इंडिजिनस नॉलेज को कहीं ना कहीं खत्म करके और प्रोडक्शन प्रोसेस से दूर होती जा रही हूँ. सो दैट इज द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. एंड इन एडिशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग caters primarily to the production of elite items, and because it usually requires high doses of fertilizers and pesticides, it is often not ecologically sustainable. और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिट आइटम्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमको एक्सपेंसिव इनपुट्स की ज़रूरत होती है. हमारे जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हैं, इनके जो डोज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं होते और अल्टीमेटली हमें इसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. Another and more widespread aspect of globalization of agriculture is the entry of multinationals into this sector as seller of agricultural inputs such as seeds, pesticides and fertilizers. और यहाँ से एक और इसका जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो ये है कि जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इनपुट सेक्टर में भी एंटर हो जाती हैं. एंड दिस हैज लेड टू द इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ फार्मर्स ऑन एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स विच हैज रिड्यूस्ड देयर प्रॉफिट्स, पुट मेनी फार्मर्स इनटू डेब्ट एंड also created an ecological crisis in rural areas. अब क्या कर रही हैं कंपनीज, इनपुट्स को सेल कर रही हैं तो वो तो अपने रेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड इसकी वजह से अगेन कौन सफर कर रहा है, फार्मर. While farmers in India for centuries have periodically faced distress due to drought, crop failures or debt, the phenomenon of farmer suicide appears to be new. अब हम सेंचुरी से देखते आ रहे हैं कि फार्मर्स ने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, लाइक फॉर एग्जांपल ड्रॉट है, क्रॉप फेलर है, डेब्ट में है, लेकिन एक न्यू फिनोमेना जो अब हमको देखने को मिल रहा है दैट इज ऑफ फार्मर्स सुसाइड, जिसके केसेस हम बहुत बार सुने भी हैं, हमने पढ़े भी हैं. एंड सोशोलॉजिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल एंड सोशल चेंजेस दैट हैव बीन ऑकरिंग इन एग्रीकल्चर एंड अग्रेरियन सोसाइटी. और जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं कि ये जो हमको फार्मर सुसाइड के केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चरल और सोशल चेंजेस, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है एग्रीकल्चरल सोसाइटी में इन सारी चीजों से और ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं. ठीक है, कौन स्टडी कर रहा है इनको, सोशोलॉजिस्ट. सच सुसाइड्स हैव बिकम मैट्रिक्स इवेंट्स दैट इज चेंज ऑफ फैक्टर्स एट ऑल कोएलेस टू फॉर्म एन इवेंट. और ये फार्मर सुसाइड के जो केसेस हैं ये हमें, मतलब ये किस तरह के केसेस हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स इवेंट्स. मैट्रिक्स इवेंट्स यानी कि बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होते हैं, तब जाके फार्मर सुसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं. Many farmers who have committed suicide were marginal farmers who were attempting to increase their productivity primarily by practicing green revolution methods. अब देखो ज्यादा डिटेल्स में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, फटाफट मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसी कोई चीज बिल्कुल न्यू नहीं थी. हमने इन सारी चीजों को पहले से डिस्कस किया हुआ था. मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बता दिया कि आपको कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है. अब ये जो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और रूरल सोसाइटी आपको बताया जा रहा है, इट इज जस्ट कि कैसे वर्ल्ड मार्केट ओपन होता है, कैसे कुछ फार्मर्स को इससे बेनिफिट होता है, लेकिन जिन फार्मर्स को बेनिफिट नहीं होता है वो जो है वो अंडर डेप्ट हो जाते हैं. ठीक है, फिर अगर क्रॉप फेलर हो गया तो उन्हें किसी तरह की कोई इनकम नहीं होती. कोई इनकम नहीं है तो फिर उनको ये चिंता रहती कि हम अपना घर कैसे चलाएंगे, हमारे बच्चों की जो है शादी कैसे होगी, हम उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करवा पाएंगे. और ऐसे ढेर सारे इवेंट्स रिलेटेड होते हैं जिसे हम मैट्रिक्स इवेंट्स कह रहे हैं, और इनकी वजह से एट लास्ट हमें फार्मर सुसाइड जैसे केसेस जो हैं देखने को मिलते हैं. और ये जनरली हम कहाँ देख रहे हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो लोग ऐसे मतलब ऐसे चीजों को अटेम्प्ट कर रहे हैं. However, undertaking such production mean facing several risks. The cost of production has increased tremendously due to decrease in agricultural subsidies. The markets are not stable and many farmers borrow heavily in order to invest in expensive inputs and improve their production. So, जो marginal farmers हैं, क्योंकि वो green revolution से उतना ज़्यादा benefit नहीं हो पाए, जैसे हमने पढ़ा था कि जो rich है वो और ज़्यादा rich होता गया, जो poor है वो और ज़्यादा poor होता चला गया. So, वैसे ही यहाँ पर क्योंकि cost of production इतनी ज़्यादा है, markets में stability नहीं है, subsidies जो हैं वो कम हो चुकी हैं, ढेर सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के, जिसकी वजह से मार्जिनल फार्मर्स जो थे वो बेनिफिट नहीं हो पाते हैं और अल्टीमेटली फार्मर सुसाइड जैसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं. द लॉस ऑफ ईदर द क्रॉप and in some cases lack of an adequate support or market price means that farmers are unable to bear the debt burden or sustain their families. The pattern of farmer suicide point to the significant crisis that the rural areas are experiencing.
अब पहले तो ऐसा था कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, ढेर सारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज लेके आती थी, तो इससे जो है फार्मर्स भी बेनिफिट होते थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह के बाद में जब एमएनसीज आ जाती हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है, इन सारी चीज़ों के बाद में जो है गवर्नमेंट एक तरह से एग्रीकल्चर में इंटरफेयर थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है, अपना इंटरफेरेंस कम कर देती है। अब सारी चीज़ें एमएनसीज पर डिपेंडेंट हैं, फार्मर्स पर डिपेंडेंट है, उन्हें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही कि वो इन बेनिफिट्स को अवेल कर पाएँ, ठीक है। सो इसीलिए इन रीजंस की वजह से भी जो है क्रॉप, जैसे मान लीजिए क्रॉप फेल हो गया और जो है एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिला, मार्केट प्राइस सही नहीं है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हमें फार्मर सुसाइड जैसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। सो फार्मर सुसाइड के क्या रीजंस हैं वो सारे आपको नोट करके चलना है। जैसे मैंने तो आपको एक स्टोरी के फॉर्म में बता दिया, बट आप उन पॉइंट्स को नोट करके चलें। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फार्मर सुसाइड के रीजंस क्या हैं, क्यों फार्मर सुसाइड होता है, कौन फार्मर्स जो हैं इस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और भी ढेर सारे रीजंस। देन agriculture for many is becoming untenable and state support for agriculture has declined substantially. Suicides of farmers is basically associated with debt as well as natural disaster resulting in failure of agricultural produce. So जो major reasons हमें देखने को मिल रहे हैं फार्मर सुसाइड्स के वो क्या हैं कि डेप्ट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में फेलर हो जाना, ये सारी केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट का सपोर्ट है वो बहुत कम हो गया है एग्रीकल्चर में, इसलिए भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसी के मतलब इन सारी चीजों के ही अगेंस्ट में द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट मेनी न्यू स्कीम्स लाइक द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान एंड नेशनल रूरल अर्बन मिशन आर सम ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which may provide unified help to farmers all over the country. These schemes are also helpful in providing quality life to rural India. अब इसी बैकग्राउंड में ढेर सारी स्कीम्स अब जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है, क्योंकि उसे फार्मर सुसाइड की केसेस को कम करना है, उसको जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ज्यादा से ज्यादा हम जो है दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और फार्मर्स को एक बेटर लाइफ और जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ढेर सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रही है। सो अब आपको इस चैप्टर में क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रिवाइज तो हमने कर लिया, डिटेल डिस्कशन भी कर लिया। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन, फार्मर सुसाइड, इसके रीजंस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड इन सारी चीजों के अंदर रूरल सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स विद कंक्लूजन, और साथ ही साथ स्कीम्स, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई, उसने क्या क्या वर्क किए, ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना है, याद रखना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से पढ़ना भी है। अब और भी इस चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ते चलेंगे, तो जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी कि कौन कौन फार्मर सुसाइड के रीजन जैसे हम अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद में कौन कौन सी स्कीम्स आई, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? सो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है? एक और चीज कि अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाइए, एंटर करिए magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आएगा, स्क्रॉल करोगे देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोज अवेलेबल हैं। लाइक एनटीएससी है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको क्लास या कोर्स चूज करना है, जैसे वो चूज करोगे यहाँ सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। सेम प्रोसेस है वन शॉट रिवीजन के लिए। जस्ट सपोज आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ना है, आपने वन शॉट रिवीजन चूज किया, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पे आपने वॉच नाउ क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने चैप्टर वाइज फुल वन शॉट रिवीजन वीडियोस आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक जो भी चैप्टर स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, वहां से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।